ओके नाउ चलिए यहाँ पे आप देखें, ये डायग्राम आप देखें, ये ब्रेन स्टेम का फ्रंट व्यू है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट्स। ब्रेन स्टेम का फ्रंट व्यू का मकसद ये है कि इसको अगर आप पूरा देखेंगे ना, अगर तो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो पूरा स्ट्रक्चर आप ऐसे देखें लाइक दिस इज सेरिब्रम। इस सेरिब्रम में अंदर हिडन है डायनसेफलॉन, इसको फोर ब्रेन कहते हैं। इस फोर ब्रेन से नीचे जो अब आएगा वो ये है, ये यहाँ से हम कट लगाया है हमने इसको, इसको यहाँ से काटा है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बाहर आ गया है। और ये स्ट्रक्चर बाहर अकेला नहीं आया है, इसके साथ सेरिबेलम भी बाहर आ गया है। वो सेरिबेलम हम यहाँ नहीं दिखा रहे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सेरिबेलम भी ये भी इसके साथ है। बट द सेरिबेलम एक्चुअली डेवलप्स ऑन द बैक ऑफ द पोन्स। पोन्स के बैक में है, लेकिन उसके बाद बलून की तरह इतना वो एक्सपेंड हो गया है कि वो अब आपको पोन्स के फ्रंट में भी साइडों से भी नजर आ रहा है। और इतना कुछ कि वो मेडुला ऑब्लांगेटा का बैक साइड भी हाफ से ज्यादा छुपा रहा है और मिड ब्रेन को भी अच्छा खासा पीछे छुपा रहा है। इसलिए जब आप बैक व्यू देखेंगे ना ऐसे पीछे करके पोस्टीरियर सरफेस पे, तो आपको तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। कुछ भी नजर नहीं का मकसद है कि सिर्फ मेडुला का लोअर हाफ और थोड़ा सा ऐसे हटाएंगे तो फिर पोन्स मिड ब्रेन का बैक साइड आपको नजर आएगा, वरना ये पूरा बैक साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम छुपा हुआ होगा सेरिबेलम से। और वो पूरा पढ़ने के लिए हमें सेरिबेलम को काट के बाहर फेंकना होगा ताकि हम ब्रेन स्टेम को पूरा पढ़ सकें। ये बैक व्यू से हम देख रहे हैं, लेकिन फ्रंट से हमें सेरिबेलम, फ्रंट से हमें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि फ्रंट से हमें सेरिबेलम नहीं छुपाएगा ब्रेन स्टेम को, वो पूरा का पूरा हमें नजर आएगा। एंड दैट द फ्रंट एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम विल बिकम कंटिन्यूअस विद द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अक्रॉस द फोरामेन मैग्नम। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ जैसे मैंने बताया ये ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन है, ये हमारा पोन्स है, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब आप क्या करें, स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्रंट है ना, उसको मैच करें आप अपने मेडुला के फ्रंट के साथ, ऐसा ही ऊपर चढ़ते हुए पोन्स के फ्रंट के साथ, और ऐसा ही ऊपर चढ़ते हुए मिड ब्रेन के फ्रंट के साथ, और वहां से निकलती हुई, जैसे उधर देखी थी आपने नर्व्स, तो यहां से भी निकलती हुई नर्व्स भी देखें। और मैंने आपको बताया था कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा या पोन्स और जो ब्रेन स्टेम है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है स्पाइनल कॉर्ड जैसा ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। चेंज का मकसद यह है कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पर आप दिखाऊं, अगर मैं बात करूँ अगर ना मेडुला ऑब्लांगेटा की और स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करूँ, मैं अगर यहाँ बनाऊँ ये कट सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का, ये देखें आप, ये कट सेक्शन मैंने स्पाइनल कॉर्ड का बनाया, तो आगे क्या होगा, एंटीरियर मीडियन फिशर, तो यहाँ भी होगा एंटीरियर मीडियन फिशर। ये क्या, ये मैं क्या ले रहा हूँ, मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये ले रहा हूँ मैं क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो एंटीरियर मीडियन फिशर, एंटीरियर मीडियन फिशर, ये देख रहे हैं आप, तो एंटीरियर मीडियन फिशर है, तो दिस विल बी दी एंटीरियर मीडियन फिशर। तो कोई चेंज हुई यहाँ पे, कोई चेंज आई क्या, ठीक है ना, तो सेम है वही एंटीरियर मीडियन फिशर। अब आप देखें बीच में आपको यहां नजर आएगा सेंट्रल कैनाल, आप देखेंगे ना यहां भी सेंट्रल कैनाल होगा। ये इंटरनल फीचर्स है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आगे चल के जब हम इंटरनल फीचर्स, हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स काटेंगे तो ये नजर आएंगे, अभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर होगा। तो ये देखें अंदर सेंट्रल कैनाल होगा, तो इसके अंदर सेंट्रल कैनाल होगा, मींस सेंट्रल कैनाल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा डाउनवर्ड विल बिकम और कार्डियली विल बिकम कंटिन्यूअस विद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल कैनाल है, और सेंट्रल कैनाल को फिर सराउंड करता हुआ यहां नजर आएगा क्या, ग्रे मैटर, ये भी हमें ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर में हमें यहां से दिखाया था हमने कि ग्रे मैटर में क्या होगा, ग्रे मैटर में होगा सेंसरी हॉर्न और मोटर हॉर्न, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, और इस बीच में क्या मौजूद होगी, सल्कस लिमिटेंस। तो यहां पर भी आपको अंदर यही नजर आएगा, एग्जैक्टली ऐसा ही। लेकिन जैसे आप मेडुला ऑब्लांगेटा में आएंगे ना, तो यहां पर भी सेंट्रल ग्रे मैटर होगा, नो डाउट, लेकिन सेंट्रल ग्रे मैटर यहां पर हॉर्न्स की शक्ल में नहीं होगा। इसमें भी सल्कस लिमिटेंस होगी, ऐसा नहीं कि यहां नहीं होगी सल्कस लिमिटेंस, यहां सल्कस लिमिटेंस होगी, यहां पर भी सेंसरी और मोटर एरियाज होंगी, लेकिन यहां पर आपको हॉर्न्स नहीं मिलेंगे, ये फर्क है। तो यहां पर जो सेंट्रल ग्रे मैटर होता है वो सेंट्रली अरेंज होता है, किसके अराउंड, सेंट्रल कैनाल के अराउंड, और सेंट्रल कैनाल का अंदर क्या मौजूद है, सीएसएफ मौजूद है, और उसको लाइन कर रहा है कौन, एपिथेलियम, जिसका नाम है एपेंडाइमा। सेम चीज है, तो कोई डिफरेंस नजर आया कोई। अभी आप यहां पे देखें कि ये आपको पीछे नजर आ रहा है क्या, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस,
तो यहां पर भी पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होगा, ये देखें एक साइड पे आपको नजर आ रही है, तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस यहां पे भी, यहां पे भी। उसके बाद जैसे हम अंदर जाएंगे ना, तो यहां पे हमें नजर आएंगे 3 कॉलम्स, 3 वाइट कॉलम्स, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम, एंटीरियर वाइट कॉलम। तो ये कॉलम्स क्या यहां नहीं होंगे क्या? यहां भी होंगे। अब फर्क देखिए यहां और यहां का, अब आ रही है चेंज। अब इन एंटीरियर वाइट कॉलम्स में कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। अगर मैं यहाँ स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ से इस तरीके से करके दिखाऊं, तो ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं, जिनमें आपको लेटरल ग्रुप और मीडियल और इंटरमीडिएट ग्रुप हमने दिखाया था, क्या सिर्फ ये दिखाया था कि एंटीरियर हॉर्न सेल्स के अंदर एक लेटरल हॉर्न भी क्रिएट किया था हमने, जहां हमने इनवॉलंटरी मसल्स को दिखाया था, कहीं सिंपैथेटिक तो कहीं पैरासिम्पैथेटिक। तो ठीक ऐसा यहां पर भी होगा। जब ये आपको दिखाया है, तो ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं जो वॉलंटरी एक्शन करते हैं, तो ये वॉलंटरी एक्शन कैसे करते हैं? ये सेल बॉडियां होती हैं, ये बाहर निकलती हैं नर्व बन के, और किसको टारगेट करती हैं? स्केलेटल मसल्स को। क्या ये खुद ही स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे, क्या स्पाइनल कॉर्ड खुद जनरेट करता है ये स्किलफुल एक्टिविटी, या इसको ब्रेन बताता है? ठीक है ना, तो ब्रेन बताता है, तो इसका मकसद है कि ब्रेन की कौन सी चीज़ बताती है? वो एक और न्यूरॉन बताता है जो ऊपर बैठा हुआ है, और उस न्यूरॉन को हम अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। दैट न्यूरॉन इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। और वो अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ बैठा हुआ है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल ग्रे मैटर में। और ग्रे मैटर आपको पता है, जहाँ सेरी वर्ड होता है वहाँ ग्रे मैटर आउटसाइड होता है, पेरिफेरल होता है, इसके लिए उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो वो कॉर्टेक्स में बैठा हुआ है। वो कॉर्टेक्स में बैठा हुआ है, तो क्या वो नीचे उतर के इसको कान में बताएगा क्या? जाहिर है पूरा एक्सॉन भेजेगा उधर से। इसका मकसद है कि ट्रैक्ट आएगा, और जो एक्सॉन्स विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट्स। तो वो ट्रैक्ट आएगा कहाँ से आएगा? सेरिब्रम से। वो सेरिब्रम से जब वो ट्रैक्ट आएगा, तो आप देखें वो पूरा ट्रैक्ट नीचे उतरेगा ऐसे। जब पूरा ट्रैक नीचे उतरेगा, तो उसका टारगेट कौन है? एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जब वो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, तो वो आपके सेरिब्रम को छोड़ेगा, डायनसेफ्लॉन के बाहर से गुजरेगा, और बाहर से गुजर के ये मिड ब्रेन में आएगा। और जब मिड ब्रेन में आएगा, तो वो आएगा किधर? वो कहाँ उसकी जर्नी होगी? एंटीरियर वाइट कॉलम में। किसके एंटीरियर वाइट कॉलम में? मिड ब्रेन के। फिर किसके? फिर पोन्स के। कहाँ से आ रहा है? राइट साइड से। तो कहाँ होगा? अभी भी राइट पे नहीं, लेफ्ट पे नहीं होगा, राइट पे ही होगा। फिर किस में आएगा? पोन्स पे। किधर होगा? राइट पे होगा। फिर कहाँ आएगा? मेडुला में। किधर होगा? राइट पे ही होगा। लेकिन जब वो लास्ट मोमेंट पे आके पहुंचेगा, अब आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन आ गई ना यहाँ पर, तो इधर क्रॉस करेगा, क्योंकि जाना तो अपोजिट साइड पर है ना, तो इधर क्रॉस करेगा। सारे फाइबर नहीं करेंगे क्रॉस, 3/4 ऑफ फाइबर्स क्रॉस करेंगे। ये इस वक्त जहाँ से मैंने क्रॉसिंग दिखाई है ना आपको, ये क्रॉसिंग इस तरीके से यहाँ पर होगी। तो ये लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। इसका मकसद ये कि ये क्रॉसिंग पूरी, ये रन कहाँ कर रहे हैं? एंटीरियर वाइट कॉलम में। तो क्रॉसिंग क्या शुरू में ही करेंगे मेडुला में, कि लास्ट मोमेंट पे करेंगे? लास्ट मोमेंट पे। वो कितने क्रॉस करेंगे? 3/4। और उनकी फर्दर डिसेंडिंग किधर होगी? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के अब की बार किस कॉलम में? लेटरल में। तो इसका मकसद यह है कि ये लेटरल कॉलम में करेंगे, और ये लेटरल कॉलम थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि 3/4 ऑफ फाइबर्स यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। और बाकी जो 1/4 होंगे वो कहाँ रन करेंगे? वो सेम एंटीरियर में ही। समझ गए? इसका मकसद यह है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा की लेवल पर ये वाला जो ट्रैक्ट है, जो 3/4 बाद में जाके लास्ट मोमेंट पे क्रॉस करता है, और 1/4 तो क्रॉस ही नहीं करता, ये वाले फाइबर्स जब रन करते हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की पोजीशन पर आके एंटीरियर वाइट कॉलम में ये पूरा का पूरा ट्रैक्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? ये क्रॉस आखिर में जाके किया है इसने। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेडुला ऑब्लोंगेटा की पूरी लेंथ में ये डिसेंडिंग फाइबर्स का जो बंडल आ रहा है, ये क्रॉस्ड है कि अनक्रॉस्ड है? अनक्रॉस्ड है। इसका मकसद है कि 100% फाइबर कहाँ मौजूद है? मेडुला के किस कॉलम में? एंटीरियर वाइट कॉलम में। और क्योंकि 100% फाइबर्स वाइट कॉलम में मौजूद हैं, तो दबाव साइड पे पड़ेगा कि फ्रंट पे पड़ेगा? फ्रंट पे पड़ेगा। तो फ्रंट में वो लंबे जो वाइट मैटर के कॉलम्स होंगे एंटीरियर वाइट कॉलम से, इत्तेफाक से बोलते नहीं है एंटीरियर वाइट कॉलम्स, वो क्या करेंगे? बल्ज कर जाएंगे। और जो बल्ज कर जाएंगे, तो कितनी बल्जिंग होगी उनकी? थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा उनकी बल्जिंग होगी। और वो बल्जिंग जो है इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये कॉलम की शक्ल में ये बल्जिंग नजर आ रही है। क्या ये फाइबर सिर्फ इन बल्जिंग्स में है कि ये पोन्स में से भी घूम रहे हैं? क्या मिड ब्रेन में नहीं होंगे? क्या डायनसेफ्लॉन के बाहर से नहीं घूम रहे होंगे? इनकी तो सेल बॉडी बैठी हुई है कॉर्टेक्स में। ये इतने लंबे फाइबर्स हैं, ये अभी नाम से आ रहे हैं कहाँ से? कार्टिको से। और हमें आगे पता है कि ये कहाँ जाके एंड करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल्स में। तो ट्रैक का नाम पड़ जाएगा कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्स, जिसमें से 3/4 फाइबर्स जो हैं वो क्रॉस हो गए तो लेटरल कार्टिको स्पाइनल, जो नहीं हुए क्रॉस तो एंटीरियर कार्टिको स्पाइनल।
तो इसका मकसद ये हो गया कि मेडुला ऑब्लांगेटा में ये आपको ये जो उभरा हुआ कॉलम नजर आ रहा है, यानी मैं अगर यहाँ से अंदर कपड़े के नीचे पेन डाल दूं तो ये देखें बल्ज करके आ जाएगी यहाँ पे, तो इतना बड़ा बल्ज बन जाएगा कॉलम की तरह। तो लंबा जो कॉलम है एंटीरियर मीडियन फिशर के दो तरफ, दैट इज इक्वल टू द एंटीरियर वाइड कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसके बराबर हुआ ना ये तो। लेकिन यहां पर उसका नाम फिर एंटीरियर वाइड कॉलम नहीं पड़ेगा, ये बल्जिंग्स जो होंगी दो इससे पिलर्स की तरह, इनका नाम होगा पैरामिड्स। और इनके अंदर क्या दफन है? कार्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। किस साइड के? सेम साइड के। और इस पिरामिड के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाएगी? क्रॉसिंग हो जाएगी। लास्ट मोमेंट पे स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन पे, कार्डल मेडुला पे, उस जगह पे क्रॉसिंग हो जाएगी। इस क्रॉसिंग को हम कहते हैं यहाँ पर मोटर डिकसेशन। डिकसेशन क्रॉसिंग को बोलते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेट मोटर डिकसेशन। ग्रेट मोटर डिकसेशन मींस ये जो सबसे मेजर मोटर ट्रैक्ट है उसके मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स दे विल क्रॉस टू फर्दर डिसेंड इन द लेटर वाइड कॉलम्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और फिर रास्ते में आते जाएंगे और जो एंटीरियर सेल्स आता जाएगा उनको सप्लाई करते जाएंगे। इसका मकसद ये है कि अगर राइट साइड पर अगर कोई डैमेज हो गया, कॉर्टेक्स में नहीं, रास्ते में भी, इवन कहीं पे फाइबर कट हो गया, कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो गई, कोई इस किस्म की चीज हो गई, कोई स्ट्रोक हो गया, तो हमारा अपोजिट साइड से हो जाएगी हेमिप्लेजिया, जिसको अमूमन फालिज वगैरह कहते हैं। तो उसमें हेमिप्लेजिया हो जाएगा। उसके मेन जो बड़ा रीजन जो है उसका वो है स्ट्रोक, यानी इस्कीमिक चेंजेस जो है। हाँ, ये लेटरल वाइड कॉलम में आ रहे हैं और लेटरल वाइड कॉलम के बाद ये एंटीरियर सेल्स आ गए ना, तो एंटीरियर सेल्स को ग्रे मैटर में जाएंगे ना। बंदे तो उधर बैठे हुए ना, सेल बॉडियां वहां बैठे आए उसके लिए हैं, तो वो तो करना है उनको। उनका फर्दर डिसेंडिंग जो होगी वो वाइट कॉलम में होगी, लेकिन इन्फ्लुएंस तो करना है ना। यहाँ पर बाहर घूमता रहेगा, आने वाला तो बाहर गाड़ी में से आगे, लेकिन वाइस चांसलर से मिल रहा है तो ऑफिस में जाके मिलेगा ना, वो तो नहीं रोड पे बैठा हुआ होता है। तो इसका मकसद है कि उसको एंटीरियर सेल्स में जाके मिलना होगा, उसको जाके बोलेगा। इसका मकसद है कि उसको जो बोलेगा उसी हिसाब से वो काम करेगा, क्योंकि स्किल इधर है, मेमोरी इधर है, लर्निंग यहाँ है, लर्निंग वो कराएगा। अगर उसमें कोई मसला हो गया, उसमें क्या मतलब है, सेल बॉडी में नहीं, इवन फाइबर में भी कोई मसला हो गया तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कहलाएगी। और अगर एंटीरियर सेल्स के अंदर कोई मसला हो गया तो लोअर मोटर न्यूरॉन। ऐसा इवन नर्व में भी कोई मसला हो गया ना अगर कोई, तो ये भी लोअर मोटर न्यूरॉन है, ये भी लोअर मोटर न्यूरॉन का प्रॉब्लम है। अगर नर्व कट गई तो पैरालिसिस, ये भी लोअर मोटर प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। लेकिन हम इसको न्यूरल, इसको फिर हम न्यूरोपैथी या नर्व डैमेज वगैरह कह सकते हैं। वो तो नर्व तो कटेगी तो सेम ही जाएगा ना ज़ाहिर है। इवन लोअर मोटर न्यूरॉन भी गया ना अगर, तभी सेम साइड का जाएगा। लेकिन अगर आपका वो गया, इवन आपका स्पाइनल कॉर्ड अगर कट गया ना इधर से, तो लोअर मोटर नहीं, अब अपर मोटर भी होगा भाई। लेटरल साइड से ये क्रॉस लेटरल कॉलम ऑफ द व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कौन मौजूद है? डिसेंडिंग ट्रैक मौजूद है ना, कार्टिकोस्पाइनल। और कार्टिकोस्पाइनल अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई अगर, तो क्या सिर्फ ग्रे मैटर पे चोट आएगी या व्हाइट मैटर भी गया? और अगर व्हाइट मैटर गया तो वो डिसेंडिंग ट्रैक नहीं जाएगा क्या? अब की बार अपोजिट वाला जाएगा कि सेम वाला जाएगा? सेम वाला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइबर पहले से क्रॉस हो चुके हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर राइट साइड से कट हो जाता है ना, तो यू विल हैव एक्चुअली अपर मोटर न्यूरॉन लीजन बिलो द साइट ऑफ इंजरी, डाउनवर्ड आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जितना स्पाइनल कॉर्ड है, इधर से कट लगने की वजह से जितने भी नीचे वाले सेगमेंट्स हैं उनको अपर मोटर कंट्रोल नहीं मिलेगा। ये बात आ गई समझ में? लेकिन इससे ऊपर जो है ना, अपर मोटर कंट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनको सप्लाई मिल रही है। पानी की लाइन अगर यहां से कट जाएगी, क्योंकि पानी पीछे से आ रहा है, तो आगे वाले लोगों को नहीं मिलेगा, पीछे वालों को तो मिलता रहेगा ना ज़ाहिर है। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर, और जिस जगह पर कट लगता है उस कट के नीचे आपको अपर मोटर न्यूरॉन लीजन मिलेगा। लेकिन जिस जगह कट लग रहा है वहां पर, क्योंकि ग्रे मैटर भी आपका खराब हुआ है, एंटीरियर सेल्स भी खराब हुए हैं, तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी उस सेगमेंट में होगी। क्यों? क्योंकि जहां से जब कट लगा है तो क्या एंटीरियर सेल्स डैमेज नहीं हुए क्या? और एंटीरियर सेल्स क्या पूरे सेगमेंटों के डैमेज हुए हैं कि सिर्फ उसी जगह डैमेज हुए हैं? तो जिस सेगमेंट पे कट आया है वहां पर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगी, और उस कट से नीचे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द ऑल सेगमेंट्स होगी। और सिर्फ क्या यही होगा कि सेंसरी प्रॉब्लम भी होगा, ठीक है ना? और सेंसरी प्रॉब्लम कौन सा होगा? यहां कट लगने से अपोजिट साइड का पेन एंड टेम्परेचर जाएगा, और सेम साइड का बिलो दैट लेवल वाइब्रेशन एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनेटस सेम साइड के होते हैं, और वाइब्रेशन, पेन और टेम्परेचर ये अपोजिट साइड के होते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स।
तो कट लगने के साथ ये 4 चीजें यहां पे मिलती हैं आपको। दो ट्रैक्स आपके जाते हैं, एक अपोजिट साइड वाला, एक सेम साइड वाला, ये आए 2 असेंडिंग ट्रैक्स, और एक डिसेंडिंग जाता है, और साथ में कट आता है किसको, एंटी रहन सेल्स को, उसी जगह पर, उसी सेगमेंट का। तो ये सबसे पहला जो फीचर आपका एंटीरियर फीचर मिला, क्या मिला, पैरामिड्स। इसलिए ये जो ट्रैक्ट है ना, कौन सा वाला, कार्टिकोस्पाइनल, कितना 100%, क्रॉस तो आखिर में जाके होगा ना, तो 100%। इसलिए ये वाला जो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, इसको हम अमूमन पैरामिडल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, जिसमें सबसे बड़ा, ये किंग ऑफ ऑल डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ये है, इसके अंदर स्किल होती है। लेकिन मोटर एक्टिविटी सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करती, मोटर एक्टिविटी आपके और भी बहुत सारे ट्रैक्ट्स हैं, उन पे भी, वो भी उनको हेल्प करते हैं। मकसद है कि आप सिर्फ यहाँ ऐसे नहीं लिखते, आपकी शोल्डर है, आपकी शोल्डर गार्डल है, एल्बो है, साथ में ट्रंक है, ये सब आपका साथ देते हैं, तब आप लिख पाते हैं। इवन शोल्डर में एक नहीं, आप यहाँ लिखते हैं ना, तो ये शोल्डर भी आपकी मदद करता है। अगर ये शोल्डर मदद करे, ये ना करे, इस तरीके से हो, तो आप लिख ही नहीं सकते। इसका मकसद ये है कि बहुत सारे और भी डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो आपको एक्सेसरीली हेल्प करते हैं, लेकिन वो ट्रैक्स इस पैरामिड में नहीं रहते, वो कहीं और से रन कर रहे होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा के किसी और एरिया में, लेकिन पैरामिड में इनको अलाउ नहीं है। पैरामिड में ये किंग ऑफ ऑल ट्रैक्स अलाउ है सिर्फ, तो इसलिए कहते हैं इसको पैरामिडल ट्रैक्ट। बाकी हर वो ट्रैक्ट जो मोटर एक्टिविटी में आपको हेल्प करे, उसको हम एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। और वो एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट बहुत सारे होंगे, वो बहुत सारी जगहों से आएंगे, उसी हिसाब से इनके नाम होंगे, जैसे आगे चल के आप करेंगे इनको। तो जहां पर ये स्ट्रक्चर, तो पहला जो सबसे बड़ा फीचर आपने मेडुला ऑब्लांगेटा में देखा, वो है क्या, पैरामिड्स। पैरामिड के बाद आप थोड़ा सा और चलें, और आप जाएं थोड़ा पीछे की तरफ, थोड़ा लेटरली जाएं। ये लेटरली जब आप आओगे, ये पैरामिड इतना बड़ा बंडल बन गया, थोड़ा सा और लेटरली आए। अब जो लेटरली आएंगे, हुआ ये है कि ये आपने देखा था कि उमूमन मेडुला ऑब्लांगेटा और स्पाइनल कार्ड या ब्रेन स्टेम में सबसे बड़ी जो एक चेंज होती है, वो ये है कि इसका ग्रे मैटर सेंट्रली अरेंज्ड होता है, हॉर्न्स की शक्ल में नहीं होता। सेंसरी मोटर तो होता है, सेंसरी में भी, मोटर में भी वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों होंगे, और सेंसरी में भी आपको विसरल और सोमेटिक दोनों मिलेंगे। विसरल वो जो सोमेटिक वो जो सरफेस से आए, विसरल वो जो इनसाइड से आए, वो भी आपको वहाँ पे भी 2 हिस्सों में मिलेगा, लेकिन होगा यहीं से, हॉर्न्स नहीं होंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ इधर आपको मिले थे ना, इसे एंटीरियर हॉर्न्स, पोस्टीरियर हॉर्न में क्या मिले थे, सेंसरी न्यूक्लिया। और जो सेंसरी न्यूक्लिया थे, कौन से सेंसरी न्यूक्लिया थे, बहुत सारे, और 3 किस्म की मैंने कैटेगरीज तो पहले ही बताई हुई हैं आपको। एक पेन टेम्परेचर है, एक वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, और एक है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। इन तीनों के लिए अलग अलग न्यूक्लिया होते हैं, कि जो भी बाहर से आए अपने न्यूक्लियस में रिले करे। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस यहाँ से हमने दिखाया था आपको, जो बिल्कुल सरफेस पे, बिल्कुल अपेक्स पर था, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। फिर थोड़ा सा आप आगे आएंगे ना, तो एक और न्यूक्लियस होता है बहुत बड़ा, इसका नाम होता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस। और फिर थोड़ा सा जब रूट के करीब पहुंचते हैं, तो यहाँ पर आपको फिर मिलता है यहाँ पर न्यूक्लियस डॉर्सलिस। ये 3 न्यूक्लियाई 3 डिफरेंट कामों के लिए यहाँ मौजूद होते हैं, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सोमेटिक। लेकिन क्या सिर्फ सोमेटिक चाहिए कि विसरल भी होगा, तो विसरल भी होगा, किसके करीब, सर्कस लिमिटेंस के करीब, लेकिन सिर्फ सेंसरी में। तो सेंसरी का एक छोटा टुकड़ा किसने ऑफर दी आपको, पोस्टीरियर हॉर्न ने। क्या ऐसी ऑफर एंटीरियर हॉर्न ने नहीं दी थी क्या आपको, ठीक है ना। वो किस काम के लिए, ऑटोनॉमस के लिए। और उसको ऑटोनॉमिक को हम क्या बोलते हैं, विसरल। इसका मतलब सर्कस लिमिटेंस के आगे 1/4 और सर्कस लिमिटेंस के पीछे 1/4, ये विसरल कामों के लिए होता है। आगे वाला 1/4 मोटर विसरल, और पीछे वाला सेंसरी विसरल। ये दोनों मिला के लेटरल हॉर्न कहलाते हैं। अकेला मोटर वाला सिर्फ लेटरल हॉर्न नहीं कहलाता, इन दोनों को मिला के कहते हैं कभी कभी लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न यही तो है ना वो, नहीं लेंस के लिए मैंने कब बताया था, मैंने बताया था आपको ऑटोनॉमिक के लिए, सिंपैथेटिक के लिए। वो ये सिंपैथेटिक के लिए ये वो स्पाइनल कार्ड जो देख रहे हैं ना, तो सिंपैथेटिक की एरिया में T1 से लेके L2 तक ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं। इससे ऊपर भी नहीं होता, इससे नीचे भी नहीं होता। ये होता है, ये लेटरल हॉर्न कहाँ है, और लेटरल हॉर्न कौन बनाता है, विसरल सेंसरी एंड विसरल मोटर, पार्ट ऑफ योर 2 हॉर्न्स अक्रॉस द सर्कस लिमिटेंस। वो जो जगह है उसको हम कहते हैं, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी उभरी हुई होती है, तो एक एक्स्ट्रा हॉर्न बन जाता है इधर भी, इसलिए उसका नाम लेटरल हॉर्न पड़ गया है। वरना तो देखा जाए तो हॉर्न्स तो 2 ही होते हैं, एक सेंसरी एक मोटर। तो ये बीच में हॉर्न कहां से आ गया, ये एक एडिशनल हॉर्न बन जाता है
बिकॉज ऑफ सम सेंसरी फाइबर्स, क्योंकि जगह हम कम दे रहे हैं, न्यूरॉन्स कुछ ज़्यादा हैं तो ये थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं। और ये क्या है, ये विसरल है। इस विसरल में मोटर पार्ट ऑफ द लेटरल हॉर्न को हम ऑटोनॉमिक कहते हैं, सेंसरी को ऑटोनॉमिक नहीं बोलते। लेटरल हॉर्न में आएंगे दोनों, लेकिन ऑटोनॉमिक के सेंटर कौन होगा, मोटर वाला पोर्शन, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमेशा विसरल मोटर को कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद पाते हैं आप। तो इसका मकसद है कि पोस्टीरियर हॉर्न में भी कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे, 4, 3 सोमेटिक, 1 विसरल। तो ये जो सेंसरी यहाँ जो ब्रेन स्टेम के अंदर ये सेंसरी लेते हो, ये सेंसरी एरिया, तो इधर भी तो न्यूक्लियाई होते होंगे कि नहीं। यहाँ जो न्यूक्लियाई होते हैं ना सेंसरी के, यहाँ स्पाइनल कार्ड में जो सेंसरी न्यूक्लियाई थे, तो कभी ऐसा हुआ था कि जब किसी सेंसरी न्यूक्लियस की आपको जरूरत पड़ी तो ग्रे मैटर ने, कभी ऐसा हुआ है कि ग्रे मैटर ने आपको ग्रे का टुकड़ा तोड़ के दे दिया हो कि भाई इसका न्यूक्लियस बना लो, कभी ऐसा हुआ? क्या हुआ था, हॉर्न आपके साथ चला है आखिर तक, तभी तो हॉर्न बन गया है। यहां ऐसा नहीं होता, यहां हॉर्न जो है ना वो कभी भी हॉर्न नहीं बनेगा। आप सुन, मुझे पेरीफ्री की तरफ मुझे न्यूक्लियस की जरूरत पड़ गई है, मुझे 10 लाख सेल बॉडियों की जरूरत पड़ गई है, यानी आप वाले से बोलेंगे मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है, तो 10 लाख के साथ वाले भी खुद चलेगा क्या उधर? आजकल कहाँ ऐसा जमाना है। तो वाले से आप बोलेंगे मुझे 10 लाख का चेक दे दे, मैं खुद ही जाके कर लेता हूँ। ये ब्रेन स्टेम वो चीज़ है, आपको ब्रेन स्टेम से एक न्यूक्लियस की जरूरत पड़ गई है, एक बड़े सेंसरी न्यूक्लियस की, बहुत बड़ा चेक, तो कहाँ जाएंगे, मोटर एरिया में कि सेंसरी में? सेंसरी में। और सेंसरी में उसको बोलेंगे मुझे 10-50 लाख सेल बॉडीज की कलेक्शन चाहिए, वो करेगा हम चलो मैं देता हूँ आपको, क्या मैं साथ चलूंगा, चलेगा क्या? और अगर चलेगा तो हॉर्न बन जाएगा, तो ये चलेगा नहीं, इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ के आपको दे देगा। आप क्या करेंगे, यहां से पीस उठाएंगे और अलग कर देंगे उसको। ब्रेन स्टेम ऐसे करते हैं, जब भी किसी न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी, तुम्हें मोटर न्यूक्लियस की जरूरत पड़ी, ये काटो टुकड़ा और ये ले जाओ। और ले जाओ का मकसद ये नहीं कि आप बाहर ले जाएंगे, इसको अंदर ही रखेंगे, लेकिन आप कहाँ ले जाएंगे? अब कहाँ ले जाएंगे? ये दबाव डालेगा कहाँ, पीछे के आगे? पीछे, क्योंकि आपने सेंसरी डाला है। पीछे से कोई नर्व ही नहीं निकलती। जब पीछे से कोई नर्व नहीं निकलती तो इसका मकसद है कि अगर आपके वालिद ने आपका चेक दे दिया तो फिर चेक ज़रूरी है क्या, जो खर्च करेंगे तो खर्च करो, मेरी आंखों के सामने खर्च करो और इधर ही कुछ ना कुछ बनाओ, ऐसे तो नहीं करेगा ना। वो ज़ाहिर आप चेक करके आप एक बिजनेस आप बाहर खोलना चाहते हैं, आप ये पैसे लेके आप कनाडा जाना चाहते हैं, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो बड़ा न्यूक्लियस है ना, ये यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि इसको सारे न्यूक्लियर तकरीबन आगे ही आते हैं, क्योंकि नर्व सारी आगे से निकलती है, तो ये आगे आएगा। इतना बड़ा न्यूक्लियस क्या करेगा, ये आगे आएगा। आप बोले ना आगे आएगा, आगे तो पैरामिड ने भरा हुआ है सब कुछ, भाई ठीक है, पैरामिड जहां तक भरा हुआ है, उससे थोड़ा पीछे बढ़ जाएगा। तो इसका मकसद है कि कहाँ आएगा, इस जगह पे आके ये यहाँ सेटल हो जाएगा। कहाँ पर? लेटरल साइड पे। तो ये लेटरल साइड पे सेटल हो जाएगा, और इतना बड़ा न्यूक्लियस है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है, ऐसे जो बल्ज करेगा तो दबाव अंदर डालना चाहिए कि बाहर? बाहर। यानी मैं अगर फॉर एग्जांपल जेब में कोई मोटी सी चीज़ रखूं तो मेरे सीने के अंदर जानी चाहिए कि मुझे मेरे कपड़े को थोड़ा सा उठा देना चाहिए, तो पॉकेट में आपको देखें पॉकेट बाहर आ जाता है, वो थोड़ी अंदर चला जाता है। तो इसका मकसद ये बल्ज आ जाएगा बाहर, वो जो बल्ज बाहर आ जाएगा तो ये बल्ज आपको यहाँ मिलेगा, एक और बल्ज। ऐसा बल्ज आपको यहाँ भी मिला था ना, वो इस बल्ज का नाम क्या डाला था, पैरामिड। और एक उससे थोड़ा लेटर एक और आपको बल्ज मिल जाएगा। और किसने बल्ज क्रिएट किया? तो इस न्यूक्लियस ने बल्ज क्रिएट किया है। उस न्यूक्लियस का नाम आगे चल के आप डाल देंगे, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, जबरदस्त न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का नाम है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये चल के आगे आपको इंटरनल फीचर्स में बताएंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं क्या, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो होता है, ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस यहाँ एक बल्ज बनाएगा। ये तो आप काटेंगे तो अंदर पता चलेगा कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, लेकिन बाहर वाले बल्ज का नाम पड़ जाता है ओलिव। क्या नाम होता है? ओलिव। तो ये ओलिव है। तो आप देखें यहाँ से ये ओलिव है, ये जो बल्ज है ये क्या चीज़ है? ओलिव है, ये ओलिव है। और ये बल्ज क्या है? पैरामिड। तो तुम्हें थ्रू आउट नजर आएगा। अब ये बल्ज कितना होगा, क्या ये भी थ्रू आउट होगा? नहीं, क्योंकि इस न्यूक्लियस की जो साइज है ना, लेंथ जो है, वो लेंथ आधे मेडुला तक है। भाई है ही इतना, इतना नहीं है, इतना है, तो बल्ज पूरा आएगा कि हाफ आएगा? लोअर हाफ के अपर हाफ? अपर हाफ पे ये बल्ज आएगा। ये बल्ज इस न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस चाहे कोई भी हो, ये सेंसरी मोटर का खेल ही नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जब हम अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, ये सेंसरी एरिया से आया है, तो इसका मतलब ये सेंसरी होगा यकीनन। यानी ये क्या करेगा, ऊपर से भी नीचे से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके
सारा कैलकुलेट करके सेरिबेलम को भेजेगा। ये सेरिबेलम का सबसे बड़ा न्यूक्लियस है जो सेरिबेलम को असेस करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, कैलकुलेट करके फिल्टर करके अंदर भेजता है ताकि सेरिबेलम को अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी एप्लीकेशन आती हैं इधर उधर, फिर फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की सारी तरतीब करके वीसी के आगे रख देगी आपकी सेक्रेटरी। वरना क्या होगा, सारी हर आदमी आएगा अलग से आके एप्लीकेशन, तो वाइस चांसलर है कोई क्लर्क थोड़ी है कि सबकी ले लेगा। ये काम किसको करना है, सेक्रेटरी को करना है। 200 एप्लीकेशन लेके फिर देखेगा फर्स्ट ईयर वालों की कौन सी है, सेकंड ईयर वालों की, थर्ड ईयर, 3 फाइलें लगाए आके रखेगा। इसके लिए रखा हुआ है उसको, भाई तनख्वाह क्यों दे रहे हैं। हर एक की अगर एप्लीकेशन मैं लूंगा तो सारा दिन में बैठ के एप्लीकेशन लेता रहूंगा, फिर तो वाइस चांसलर क्लर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये आपको मिला, ये ओलिव है। तो ये ओलिव है। अब अगर आपने एक बल्ज बनाया पिरामिड, दूसरा बनाया ओलिव, तो ये कोई यूनिफॉर्म बल्ज तो नहीं है ना, एक ऐसा बल्ज है दूसरा ऐसा बल्ज है, तो बीच में सल्कस क्रिएट होगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं, तो सल्कस क्रिएट हो जाएगी। सल्कस बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव। और आपको पहला लैंडमार्क मिला है जहां से नर्व्स के रूटलेट्स बाहर निकल रही हैं, और ये हैं रूटलेट्स बाहर निकल रही है एक एक करके, 4, 6, 8, 10, 15 रूटलेट्स निकलेंगी, लेकिन जल्दी ही वो रूटलेट्स आपस में मिलकर एक नर्व बना लेंगी। ये बॉटम में आपकी पहली नर्व है। क्यों? ब्रेन स्टेम के फ्रंट से नर्व जो निकलती हैं वो सारी नर्व्स निकलती हैं, और पहली नर्व बॉटम से अगर मैंने की तो ये 12वीं नर्व होगी, ये हाइपोनर्व होगी, और अब बाद में मिल मिला के हाइपोग्लॉसल कैनाल से निकल के जाएगी टंग में ही, इसलिए इसका नाम होगा हाइपोग्लॉसल नर्व। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हाइपोग्लॉसल नर्व कहाँ से मर्ज होती है, आप बोलेंगे सल्कस बिटवीन पिरामिड एंड ओलिव। अब ओलिव और पिरामिड, ये सल्कस जो है बिटवीन ओलिव एंड पिरामिड, तो ये जो अभी आपको जो मिली है ये नर्व, तो ये नर्व कौन सी है, 12th क्रेनियल नर्व। ये देखेंगे 1, 4, 5, 6, 8, 10 रूटलेट्स इसके निकलेंगी, लेकिन जल्दी ये सिंगल नर्व बन जाएगी। पहले अब 2 बन जाती हैं, 5-5 की मिलते हुए, और उसके बाद हाइपोग्लॉसल कैनाल तक पहुंचते पहुंचते सिंगल हो ही जाती है, वो बाहर। रूट वैल्यू कौन सी है इसकी, ये तो नर्व है, इसका कौन सा रूट वैल्यू है, इसका अपना ही अंदर सेल बॉडी का कलेक्शन बैठा हुआ है, ये थोड़ी कि मल्टीपल रूट से लेती है यार। आप मतलब ये चाह रहे हैं कि रूटलेट्स के नंबर याद करने की, नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप यहां से सिंगल नर्व निकल के बाहर नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है ना बाबा इतनी जो जगह होगी, इतनी जगह होगी, अंदर क्या होगा, इसकी सेल बॉडीज होंगी ना। अगर 10 लाख इसकी सेल बॉडियां हैं तो क्या एक जगह पर इतना बाल बनाएगी, या ये कॉलम की तरह होंगी, स्प्रेड होगा ना, ऐसे कॉलम की तरह होगा। और स्प्रेड अगर कॉलम की तरह होगा, और यहां से क्या निकल रही होंगी इसकी, तो इतने बड़े कॉलम से क्या एक रूट निकलेगी, क्या रूटलेट्स निकलेंगी, और रूटलेट निकलेंगी, और जब सरफेस पे जाहिर होंगी तो रूटलेट्स की शक्ल में जाहिर होंगी। ये नहीं है कि अंदर ही से रूटलेट्स मिलके नर्व मिलके ऐसे बाहर आ जाए। स्पाइनल कार्ड में भी क्या हुआ था, रूटलेट्स की शक्ल में थी ना, यहाँ पर अंदर ही से नहीं रूटलेट मिलके कोई सिंगल नर्व बाहर आ जाती है। इतना टाइम थोड़ी होता है, ये बाहर निकल के ये सारा झंझट बाहर जाके करो, ये बाहर आके ये रूटलेट्स में निकली। तो 4-5 दिखाइए, 10-15 रूटलेट्स होती हैं, और बाहर निकल के सिंगल रूट बन जाती है। भाई शुरू में सिंगल रूट फौरन नहीं बनती होगी, 6, 8, 10 मिलके एक रूटलेट, और 6, 8 की दूसरी रूटलेट, और ऐसे मिल मिला के बहरहाल आखिर में एक नर्व हो ही जाएगी। नाम इसका हो जाएगा हाइपोग्लॉसल नर्व। और हाइपोग्लॉसल नर्व का क्या करना है, सीधा टंग में जाएगी और टंग के मसल को सप्लाई करेगी। ये नर्व जो बाहर निकल रही हैं, इनका असल मुंबा कौन है, असल फोकस क्या है अंदर, सेल बॉडी कलेक्शन। ये आर्डर किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से। तो अंदर उसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। पिरामिड और ओलिव के सल्कस से, सल्कस बिटवीन पिरामिड और पिरामिड से नहीं निकल रही हैं, ये पिरामिड एंड ओलिव के सल्कस से निकल रही हैं। जैसे आपको बताया ना, ये देखिए, जैसे आपका ये देखिए, ये पिरामिड है, ये बल्जिंग जो है ये क्या है, ओलिव है। चलो यहां से देखने, ऐसे कर ले, ये पिरामिड है और ये हाफ बल्जिंग किसकी है, ये यहां से निकल रही है ऐसे, और बाहर निकल के सिंगल नर्व बन गई, और बाहर निकल के सिंगल नर्व बन गई। तो ये क्या है, एक्सॉन्स के बंडल हैं, तो इनके अंदर क्या बैठे हुए होंगे, सेल बॉडीज। उन सेल बॉडियों का क्या काम है, बाहर निकल के एक्सॉन बनाए और एक ही नर्व बनाए। तो फिर उस सेल बॉडी कलेक्शन का क्या नाम डालेंगे, न्यूक्लियस। क्या काम कर रही हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व बना रही हैं, इसलिए उस न्यूक्लियस का नाम है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। कहाँ मौजूद है, मेडुला में। और जब ये काम करेगा तो टंग क्या करेगी, स्पीच। क्या स्पीच मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर मेमोरी है स्पीच की, या इसका आर्डर ऊपर से आएगा, उसका आर्डर ऊपर से आएगा। जैसे आप ये हाथ में लिख रहे होते हैं, हाथ आपका लिखता है, आप अपनी स्पेलिंग वर्ड फिगर बना लेते हैं। ये फिगर आपका नर्व कौन सी है, नर्व तो आपके अपर लिम्ब की नर्व्स है, और अपर लिम्ब की नर्व्स कहाँ से निकलती है, स्पाइनल कार्ड से। तो क्या अकल स्पाइनल कार्ड में है, नहीं, ऊपर से। कौन बताता है, कार्डिको स्पाइनल।
अगर राइट से करते हैं तो कार्टिकोस्पाइनल कौन से वाली साइड का होगा? अपर साइड का। तो ये टंग वाले ये भी ऐसे ही होते हैं, ये इनके पास कार्टिकोस्पाइनल तो नहीं आता, लेकिन उस नाम का उस जैसा ही एक ट्रैक्ट इनके पास भी आता है। वो भी कहां से चलता है? कार्टेक्स से। वो किनको स्टिमुलेट करता है? इनको। किसको? न्यूक्लियाई को। किन 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 न्यूक्लियाई को? क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई को। यहां पर इत्तेफाक से कौन सी नर्व है? मोटर नर्व है। कौन सी? हाइपोग्लासर नर्व है, 12वीं क्रेनियल नर्व है, उसको जहां पे करता है। ऐसे ट्रैक्ट को फिर हम कार्टिकोस्पाइनल तो नहीं कह सकते ना, ऐसे ट्रैक्ट को हम अमूमन कहते हैं कार्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। कौन से क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई? सेंसरी के? मोटर। तो मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स को न्यूक्लियर वर्ड भी दे देते हैं, कार्टिको न्यूक्लियर। और अगर आप मेडिसिन में जाके देखेंगे ना, तो फिर मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स का दूसरा नाम है बल्ब्स, किसी जमाने में, और आजकल भी यूज होता है। इसलिए इस ट्रैक्ट का नाम कार्टिको बल्बर ट्रैक्ट भी है, कार्टिको न्यूक्लियर और कार्टिको बल्बर। तो बल्ब्स किसको कहते हैं? हर न्यूक्लियस को। मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स को सिर्फ, और क्रेनियल नर्व के सेंसरी न्यूक्लियाई को भी बल्ब्स नहीं कहते, बल्ब्स कहते हैं सिर्फ मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स को। और मोटर न्यूक्लियाई भी कौन से? वॉलंटरी वाले, सिर्फ वॉलंटरी वाले। तो सिर्फ वॉलंटरी मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स का दूसरा नाम है बल्ब्स। इसलिए उनको ऊपर से जो अपर मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करेगा, उस न्यूरॉन के ट्रैक्ट का नाम है कार्टिको न्यूक्लियर, चाहो तो, या मेडिसिन में कार्टिको बल्बर भी कहते हैं उसको। अंडरस्टैंड? तो कार्टिको बल्बर विल बी विच मोटर न्यूरॉन? अपर मोटर के लोअर मोटर? अपर मोटर, क्योंकि वहीं से आर्डर आता है कि ये जबान ऐसे ऊपर करोगे तो फलां आवाज निकलेगी, ये लफ्ज निकलेगा, ये करोगे तो ये लफ्ज निकलेगा। तो जो मेरे ब्रेन में होगा वैसी में आवाज बनाऊंगा, आवाज नहीं, वैसी में अल्फाज, वैसी में स्पीच बनाऊंगा, ये ऊपर से आएगा। अगर ये ट्रैक कट गया ना, आपको टंग बिल्कुल सही होगी, हाइपोग्लासल नर्व भी काम कर रही होगी, टंग को रोल भी कर सकते होंगे आप, स्पीच नहीं बना सकते होंगे। फिर इसे लॉस ऑफ स्पीच को हम कहते हैं अफेजिया, या अगर डिफिकल्टी हो जाए तो डिस्फेजिया। आपने देखा है जो फालिज के पेशेंट होते हैं, उनमें सिर्फ अपोजिट साइड का जो बॉडी है वही पैरालाइज नहीं हो जाता, हाफ फेस भी पैरालाइज हो जाता है, और बहुत सारों की स्पीच भी चली जाती है। क्योंकि ये सारा काम कौन करता है? कार्टिकोस्पाइनल और कार्टिको बल्बर दोनों मिलके ये काम करते हैं। और जब ये डैमेज हो जाता है ना, तो सिर्फ कार्टिकोस्पाइनल नहीं करता, क्योंकि सेम डब्बे में दोनों ही बैठे हुए होते हैं, दोनों कट जाते हैं। तो सिर्फ क्या हाफ बॉडी आपकी जाती है कि फेस भी जाता है? और सिर्फ फेस की स्पीच भी जा सकती है, स्पीच भी जा सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये यहां पर आपको इस तरीके से मिला। तो मैंने बताया कि ये दूसरा बल्ज क्या क्या मिला था? ओलिव। तो ओलिव के अंदर क्या मौजूद था? इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। और इससे ओलिव का बल्ज थ्रू आउट मिलेगा कि हाफ मिलेगा? आपको हाफ मिलेगा। अब यहां से बनते बनते थोड़ा सा आप और पीछे आ जाओ, अब बैक में आ गए हैं आप। यहां की बैक और मेडुला ऑब्लांगेटा की बैक और स्पाइनल कार्ड की बैक में फिर जमीन आसमान का फर्क। कैसा फर्क? अगर मैं स्पाइनल कार्ड के पीछे हाथ लगाता हूं ना ऐसे, तो बड़े आराम से ऐसे मैं हाथ लगा सकता हूं। क्यों? उधर उसके पीछे कोई है ही नहीं। क्या मेडुला ऑब्लांगेटा में मैं ऐसे हाथ लगा सकता हूं? अगर मैं लोअर हाफ पे हूं ना अगर, तो मैं लगा सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपर हाफ में जाऊं तो मैं लगा सकता हूं क्या? नहीं। इसका मकसद यह है कि अपर हाफ ऑफ मेडुला में, पूरे पोन्स में और मिड ब्रेन में भी कौन छुपा रहा है इनको? सेरिबेलम। और सेरिबेलम ऐसे नहीं छुपा रहा है कि ऐसे पड़ा हुआ है और आप अगर छोड़ देंगे तो सेरिबेलम गिर जाएगा नीचे। नहीं, सेरिबेलम इनके साथ बेल्ट के साथ, पट्टों के साथ बंधा हुआ है। ऐसे बंधा हुआ है जैसे बच्चा एक होता है, उसके पीछे किताबों का बस्ता होता है, पूरा किताबों का बैग आप देखें, ये ऐसे लगाया हुआ होता है पीठ पे, कि वो बेल्ट के साथ बंधा हुआ होता है। तो इस तरीके से बंधा हुआ होता है। और ये बेल्ट कौन देता है इनको? ये तीनों पार्ट्स जो होते हैं ना आपके सेरिबेलम के और सारी ब्रेन स्टेम के, ये तीनों पार्ट इसको बेल्ट देते हैं। और ये बेल्ट इसके अंदर चला जाता है। किसके? सेरिबेलम के। तो इसका मकसद ये है कि मेडुला ऑब्लांगेटा भी क्या करेगा इसको। और जो सेरिबेलम है, स्टार्ट किधर से हुआ था? ये था, आप थोड़ा सा देख लें। सेरिबेलम कहाँ स्टार्ट हुआ था? मिड ब्रेन, पोन्स में, बैक में। कहाँ स्टार्ट हुआ होगा? पोन्स के लोअर पोर्शन पे, अपर पे, कि उसके मिडिल पे? मिडिल पे। तो ये ऐसे 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 स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ऐसे बल्ज हुआ है। ठीक है ना? ये ऐसे ऐसे बल्ज हुआ है। अब जो भी बेल्ट आएगा ना, अब बेल्ट क्या होगा? फाइबर्स का बंडल होगा। जो भी बेल्ट आएगा इसके पास, फाइबर्स का बंडल आएगा, वो ऐसे घुसेगा इसमें, ऐसे।
इसके बीच में जो स्लिट होती है, ऐसे सेरिबेलम ऐसे होता है, बल्ज ये करता है ऐसे, ये ऐसे ऐसे होता है, जैसे जैसे मेरे होंठ बंद हो और फेस इस तरीके से हो जाए तो ये सारे इसके माउथ में जाएंगे ऐसे। और ये माउथ की जो लेवल है ये किस जगह पे मौजूद होती है? पोन्स के सेंटर में। तो जो भी बंडल जाएगा वो इस माउथ में जाएगा। अगर मेडुला का बंडल गया इस माउथ में तो मेडुला का बंडल क्या, उसके जो बंडल वाले फाइबर्स होंगे क्या वो ट्रांसफर्स आएंगे कि ऑब्लिकली अपवर्ड जाएंगे? ठीक है ना, क्योंकि उसको मिड ब्रेन पोन्स के मिडिल तक पहुंचना है, ऐसे जाएंगे। जो मिड ब्रेन वाले फाइबर्स होंगे वो ऑब्लिकली डाउनवर्ड आएंगे, ऐसे माने ऐसे होंगे। ये किसके आ रहे हैं? मिड ब्रेन के। ये किसके जा रहे हैं? पोन्स वाले को इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं है, पोन्स वाले सिर्फ क्या करेंगे? ऐसे, यानी ऐसे ट्रांसवर्सली जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो है, इसलिए वो ट्रांसवर्स हो गए। भाई ऑब्लिकली जाएं, ऑब्लिकली डाउनवर्ड आएं, ऑब्लिकली अपवर्ड जाएं, ये ट्रांसवर्सली आएं। हर एक बंडल को हम देखेंगे कि उसकी डेस्टिनेशन कहां से, इसकी बिगिनिंग है अपने अपने जगह से, और वो सेपरेटली जाता है कहां? सेरिबेलम में। हर इस बंडल का नाम है पेडंकल। पेडंकल। कितने पेडंकल हुए? 3 के 6? आप 3 पढ़ेंगे। क्यों? आप एक साइड से पढ़ेंगे। नर्व 24 होती हैं, पढ़ती तो 12 है ना। आप हाफ ब्रेन पढ़ते हो, हाफ पढ़ेंगे, बाकी दूसरा। एक अपर लिम्ब पढ़िए ना, 2 थोड़ी पढ़िए। आपको बोला है कि फाइनल में दूसरी पढ़ेंगे, तो एक ही पढ़ेंगे आप। अल्लाह ने बड़ा करम किया है आपके साथ पे, सिमेट्रिकल बंदे को रखा है, आधी एनाटॉमी से सारा काम हो जाता है। अंडरस्टैंड? इतना कुछ है कि नोज आपको 2 नजर आ रहे हैं ना, आपको हाफ पढ़ना होता है, क्योंकि 2 नोज दोनों ही मिलके इस तरीके से एक साइड पढ़नी होती है, एक नजल कैविटी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा आपका। तो ये पेडंकल्स होते हैं। जो नीचे है वो इंफीरियर, जो बीच में है वो मिडिल, जो आखिरी है वो सुपीरियर। सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल, सेरिबेलर पेडंकल। एनीथिंग रिलेटेड टू द सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल। लेकिन जब आगे ना बात सेरिबेलम की तो उसको सेरिबेलर न कहें, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें, क्योंकि सेरिब्रल सेरिबेलर ऐसा एक जैसा लगेगा कि वो खुद ही पता नहीं चलेगा बोल क्या रहे हैं, तो उसको बोलें सेरिबेलर। जैसे पोन्स होते हैं ना, एनीथिंग रिलेटेड टू द पोन्स इज कॉल्ड पोंटाइन, उसको पोनार नहीं कहते। मेडुला मेडुलरी, मिड ब्रेन मिजेंसेफेलिक, थैलेमस थैलेमिक, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक। लाइकवाइज इस तरीके से यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स ऐसे बनते हैं यहाँ पॉजिटिव नाउन्स। तो जहाँ से इस तरीके से आप देखते हो तो जहाँ पे 3 पेडंकल्स, तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल किसको कनेक्ट कर रहा है? मेडुला को सेरिबेलम से, मिडिल किसको? पोन्स को सेरिबेलम से, और सुपीरियर किसको? ठीक है ना। तो वो इस तरीके से वहां पर, तो इसका मकसद ये है कि जैसे मैं पीछे की तरफ आया तो मेडुला ऑब्लांगेटा लोअर हाफ पे तो नहीं, अपर हाफ ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा का वैसा ही है कि अब सेरिबेलम को पेडंकल देने की बारी आ गई है। लोअर हाफ में मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा लोअर हाफ में? क्योंकि सेरिबेलम ऊपर है। अगर मेडुला ने तैयारी करके पेडंकल बनाया भी तो लोअर हाफ से बनाएगा कि अपर हाफ से बनाएगा? तो अपर हाफ से बनाएगा। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम इधर है यहाँ पर, तो ये सेरिबेलम को इस तरीके से देगा। तो जब ये पेडंकल देगा उसको, तो आप देखें पेडंकल की शक्ल क्या बनती है। तो ये आपको पहला बल्ज किसने दिया था? पैरामिड ने। तो दूसरा किसने दिया? ओलिव ने। अब तीसरा जो है ये बल्ज तो नहीं है, ये क्या है? पेडंकल है। तो जब पेडंकल को मैंने ऐसे किया तो क्या सल्कस नहीं बन जाएगी? ठीक है ना। किसके और किसके बीच में? ओलिव और पेडंकल के बीच में। कौन से पेडंकल के बीच में? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बीच में। और ये जो सल्कस आपको मिली है, ये सल्कस थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ मेडुला होगी कि अपर हाफ ऑफ मेडुला में होगी? क्यों? क्योंकि ओलिव भी अपर हाफ में है और ये पेडंकल भी अपर हाफ में है, क्योंकि ओलिव भी तो आधे मेडुला में था ना, अपर हाफ में। और ये आपको सल्कस मिल गई ऐसे, और सल्कस मिल गई है तो ये वो सल्कस है जहां से अब 3 और क्रेनियल नर्व्स इमर्ज होंगी। नर्व्स इमर्ज होंगी कि रूटलेट्स होंगे? उसके रूटलेट्स होंगे। तो आप रूटलेट्स आप यहां पे देख सकते हो। अब देखें यहां से, ये यहां से, ये मैंने इधर दिखाया 12वीं और यहां से दिखा रहा हूं। ये देखें हम यहां से, ये देख रहे हैं आप। चलो इसको भी आप रूटलेट्स बना लो। मैंने एक रूट बना दिए, लेकिन आप इसको चलो रूटलेट बना लो। और ये मिलके क्या बन गए? बाहर एक नर्व बन गई है। ये आपकी 9th क्रेनियल नर्व है। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये देखो, आपको क्या ओलिव के आगे वाली सल्कस से मिली है कि ओलिव के पीछे वाली सल्कस से? और वो पीछे वाली सल्कस से किसके बीच में होगी? ओलिव और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बीच में। क्योंकि ओलिव के पीछे होती है इसलिए इसको पोस्ट ओलिवरी सल्कस भी कहते हैं। और क्योंकि ये वाली जो है पैरामिड और ओलिव वाली ओलिव के आगे होती है, इसको इंफीरियर ओलिवरी सल्कस भी कहते हैं।
प्री ओलिवरी और पोस्ट ओलिवरी स्नेल ने नहीं लिखा है, लेकिन नहीं है तो बस ठीक है, आप भी ऐसे ही बोल दें। सल्कस बिटवीन पैरामिड एंड ओलिव, सल्कस बिटवीन ओलिव एंड इंफीरियर सेरिब्रल पेडिकल, वहां से निकल रही है 3 नर्व्स रूटलेट्स की शक्ल में। पहले चंद रूट्स जो हैं रूटलेट्स मिलकर बना देंगी 9th क्रेनियल नर्व, अगली रूटलेट्स बना देंगी फिर आपकी 10th क्रेनियल नर्व, तो ये आपके आ गई वेगस नर्व। देखा जाए तो ये जो है ना, ये नीचे वाली रूटलेट्स ये भी वेगस की हैं, ये हमें बाद में जाके पता चला है ये भी वेगस की, लेकिन वेगस ने क्या उठाया है इनको। अगर ये उठाती ना वेगस को तो आगे से 11th क्रेनियल नर्व की जरूरत ही नहीं थी। इस वेगस ने क्या किया, खुद तो मुंह उठा के चली गई, अपनी ये जो फाइबर्स हैं ये उधर ही छोड़ के गई है। अब जो उसको छोड़ के गई है तो इसको फिर उठाने के लिए एक और नर्व्स की जरूरत पड़ गई है, और वो है क्या, वो है आपकी स्पाइनल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व देखो नीचे से आ रही है, ये नीचे से ये ज्वाइन होके ये C5 C1 2 3 4 5 6 से ये रूट ऊपर उठी है, ऊपर उठ के इस वेगस के फाइबरों को उठाया है, उठा के सेम फोरामेन जुगुलर फोरामेन से निकली हैं। ये देखिए ये एक्सेसरी निकली, ये वेगस निकली, और नीचे जाके ये वाले जो वेगस के फाइबर्स ने छोड़े थे ये वेगस को हैंड ओवर किए हैं और अपने फाइबर लेके वो चली गई। इसी वजह से इसका नाम एडिशनल नर्व पड़ गया है, इजाफी नर्व, एक्सेसरी नर्व। वरना अगर ये फाइबर जो हैं वेगस के, अब देखो वेगस को ही दिए ना, और वेगस को जो दिए तो ये वेगस डिस्ट्रीब्यूट करेगी फेरेंक्स को, एक और फेरेंक्स, ये लेरेंक्स। तो ये फाइबर एक्सेसरी के थे क्या, एक्सेसरी के थे तो ले जाती ना खुद अपने साथ, क्यों नहीं लेके गई, ये वेगस को दिए हैं। तो बेसिकली यहां से तो नहीं पता चला, इधर आके पता चला यार ये तो वेगस के फाइबर थे, ये वेगस के फाइबर थे जो वेगस ने वहां नहीं उठाए। उसने बोला जुगुलर फोरामेन से बाहर निकल के मुझे नेक में दे देना, यानी यहाँ से प्लेटफॉर्म से ये 3 सूटकेस उठाओ और मुझे जाके टैक्सी पे आके देना। तो इसका मकसद है कि कुली का काम किया है इसने, ये घर का मेंबर नहीं है, ये क्रेनियल नर्व किसी सूरत में नहीं है, ये स्पाइनल नर्व है, लेकिन क्योंकि जुगुलर फोरामेन से निकली है, क्रेनियल कैविटी से निकलती हर नर्व का नाम क्रेनियल नर्व है। अब ढालना पड़ा है, क्या करें, लेकिन फिर हमने नाम डाल दिया उसके एडिशनल नर्व। यकीनन अगर पहले फाइबर देती तो खुद न उठा लेती, पहले ये बाहर ही देना है ना उसको, बाहर देगी तभी तो, वरना अगर अंदर ही दे देती तो फिर अंदर वेगस को मौत पड़ी थी, खुद ही ले लेती फाइबर। अगर प्लेटफॉर्म में से ऐसे उठा के मैं आपको दे देता तो मैं कुली को बुलाता ही क्यों, कुली का क्या काम है, प्लेटफॉर्म से लेके आए, सीढ़ियां चढ़े, बाहर आके टैक्सी के पास मुझे आके दे दो तभी मैं उसको पैसे दूंगा ना, या वहां से उठा के 3 उठा के मुझे दिखाए और 3 मुझे दे दे, तो फिर के ये उठा के ऐसे देने के लिए आया, या मुझे बताया कि ये 3 तुम्हारी हैं, वो तो मुझे भी पता है, इसको बताया है कि ये 3 नर्व्स के जो फाइबर हैं तुम्हारे हैं, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उठाओ तुम्हें बाहर जाके ये दूँ, जो तुम इतना चक्कर करके आए हो तो किसी काम के लिए आए हो ना, मुझे काम ये है इसका। बाहर निकल के जुगुलर फोरामेन से तीनों निकलती हैं, जुगुलर फोरामेन से 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व्स अलॉन्ग विद द जुगुलर वेन, ये तीनों कंटेंट्स हैं उसके। तो यहाँ से निकलेगी और बाहर निकल के नेक में फौरी तौर पे बस बाहर उसको क्रॉस कराएगी, क्रॉस कराने के बाद उसको देगी ये आपके फाइबर, और अपने फाइबर लेके चली जाएगी। और जो अपने फाइबर लेके चली जाएगी तो वो दरअसल उसके अपने फाइबर स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड और ट्रेपेजियस के लिए थे, उसके अपने पर्सनल फाइबर जिनकी रूट वैल्यू सर्वाइकल है C1 2 3 4 5, और उसकी रूट वैल्यू क्या है, उसकी रूट वैल्यू तो क्या है, उसके मेडुला ऑब्लांगेटा में वो वेगस का अपना न्यूक्लियस है, वो बाहर आके इसको दिया है। तो ये जो है जगह आपको यहाँ पे, इसका मकसद क्या हो गया, इसका मकसद ये हो गया कि अब आप मुझे बताएं ये मेडुला ऑब्लांगेटा फ्रंट से आपको वैसा दिखेगा जो स्पाइनल कॉर्ड है कि ये शक्ल ही बदल गई, और यहाँ से निकलती हुई कितनी क्रेनियल नर्व्स, 4। क्या क्या देखा, एंटीरियर मीडियन फिशर, 2 तरफ पैरामिड, पैरामिड के अंदर के फाइबर्स उनकी क्रॉसिंग, फिर आपने देखे ओलिव का बल्ज और अंदर मौजूद इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, फिर एक सल्कस देखी, वहाँ से आपको ग्लासल नर्व उठाया, फिर पीछे से आपने इंफीरियर सेरिब्रल पेडिकल देखा, वो पीछे से और ज़्यादा क्लियर देखेंगे वहाँ पर बैक्स में, और यहाँ से हमने उसको अंदर डाला तो एक और सल्कस क्रिएट हुई पोस्ट ओलिवरी, वहाँ से 3 क्रेनियल नर्व्स हमने आपको दिखाई, उनके रूटलेट्स यहाँ से देखा। मेडुला ऑब्लांगेटा, अब मुझे बताओ कि क्या ये वैसा ही है जो स्पाइनल कॉर्ड जैसा है, फीचर सेम वही हैं, लेकिन शक्ल उसकी बदल गई, तो शक्ल उसकी मुकम्मल बदल चुकी है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर चलो, पोन्स में आ गए। पोन्स तो दूर से लग ही नहीं रहा है कि ये कोई ब्रेन का कोई हिस्सा, कोई ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो पता नहीं क्या, ऐसे मिट्टी का ढेर सा लग रहा है बस। तो इसका मकसद ये है कि मैं तो शुरू में इसको मैच कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड से,
भाई उसके साथ मैच कर रहा हूं ना मैं तो बार बार बता रहा हूं कि इसमें और ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड में कोई फर्क ही नहीं है, तो आप उसके साथ मैच कर रहे हैं। अब देखिए, आपको लगता है इसको अगर मैं मैच करूंगा आप समझेंगे ये शायद सर पागल वागल हो गए, पता नहीं क्या दिमाग चल गया उसका, ये पता नहीं, ये तो मिट्टी का ढेर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई कब्र हो कोई, इसके तो लैंडमार्क्स ही नहीं है, इसका तो वो भी नहीं है एंटीरियर मीडियन फिशर, कोई पैरामिड वैरामिड जैसी कोई चीज, हालांकि कार्डियक स्पाइनल फाइबर मौजूद होंगे यहाँ पर, ऐसे तो नहीं है ना, वो तो कॉर्टेक्स से आए हैं, कैसे नहीं मौजूद होंगे, वो मौजूद होंगे। ओलिव चलो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ओलिव जहां होगा वहां ही बल्ज बनेगा, यहाँ नहीं होगा, चलो यहाँ नहीं होगा तो शायद कुछ और हो मुमकिन है, चलो नहीं होगा और कुछ, चलो एंटीरियर फिशर और पैरामिड तो होने चाहिए ना कम से कम, वो भी नहीं। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है, वैसे तो होना चाहिए, अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए, आप बोलेंगे वही कंटिन्यूटी आ रही है, तो पोन्स में कैसा होना चाहिए? जैसा मेडुला है। मैं मानता हूं चलो स्पाइनल कार्ड जैसा नहीं होगा, स्पाइनल कार्ड जैसा मेडुला था, वो मेडुला ही स्पाइनल कार्ड जैसा नहीं रहा, तो फिर पोन्स कैसा होगा? पोन्स तो वैसे ही नहीं होगा। तो समझ लो कि यहाँ पे भी क्या चल रहा है, इधर पैरामिड, यहाँ भी पैरामिड, एंटीरियर मीडियन फिशर, ये भी है कि नहीं? लेकिन पोन्स ने अपना नाम डाला है पोन्स, और पोन्स का मतलब है ब्रिज। किसके किसके बीच में ब्रिज? और मेडुला के, तो फिर मेडुला भी ब्रिज है स्पाइनल कार्ड और पोन्स के बीच में, फिर तो मिड ब्रेन भी ब्रिज है, डायनसेफलन और पोन्स के बीच, सारे ब्रिज हैं फिर तो, ये तो कंटिन्यूटी है। ये सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में ब्रिज है। अब क्यों ब्रिज? सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में ब्रेन स्टेम, अगर मैं ब्रेन स्टेम के किसी भी कंपोनेंट को ब्रिज बनाना चाहूं सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच में, तो इन ब्रेन स्टेम के इन तीनों स्ट्रक्चर में कौन सा ऐसा होगा जो ब्रिज का रोल प्ले करेगा? जाहिर है पोन्स। क्यों? वो पोन्स के घर में ही तो रहता है, वहीं तो डेवलप हुआ है, ये बाद में इतना एक्सपेंड हुआ है, लेकिन शुरू शुरू में तो सिर्फ था ही पोन्स के पीछे। तो मैं सबसे पहले किसको सिलेक्ट करूंगा? पोन्स को। और पोन्स में मुझे राइट और लेफ्ट में मिलते हैं, सेरिब्रम में मेरा राइट और लेफ्ट है। अगर मैं बात करता हूं राइट सेरिब्रम की, तो बॉडी को किसको कंट्रोल करेगा? लेफ्ट को, और लेफ्ट करूंगा तो राइट को, ठीक है ना? तो कार्डियक स्पाइनल भी हमने ऐसे करके राइट 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 करते हुए गए थे, ऐसे राइट राइट के आखिर में मैंने उसको लेफ्ट में जंप लगाया था, भाई करना है मुझे अपोजिट साइड पे करना था, ठीक है ना? ये जो अपोजिट साइड पे चला गया था सेरिब्रम, आपका कार्डियक स्पाइनल ट्रैक्ट, माना सेरिब्रम का ऑर्डर लेके अपोजिट साइड पे गया, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये क्या अकेला गया है, या इसकी मदद को और भी वॉलंटरी ट्रैक्स पहुंचेंगे? और भी पहुंचेंगे। अकेला यहां से, ये प्लान इसी में है, ये नहीं होगा तो बाकी सारे बेकार, मालिक ही नहीं है तो सारे नौकर 10 भी हों वो फारिग, लेकिन मालिक जाएगा 10 और भी उसके साथ होंगे मौजूद जो उसको असिस्ट करेंगे। असल जो चीज़ होती है वो किंग होता है, बाद में उसकी कैबिनेट भी होती है, ज़ाहिर काम सारा कैबिनेट करती है, लेकिन ऑर्डर वहां से पकड़ती है। चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो कैबिनेट खत्म है, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया तो कैबिनेट खुद ही डिजॉल्व हो जाती है। ये नहीं है कि नहीं प्राइम मिनिस्टर है, इसका दिमाग चल गया, उतारो इसको, यार हम तो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, आप बैठे बैठे नहीं है, प्राइम मिनिस्टर इज द कैबिनेट, वो नहीं है ना तो आप गए। सूरज अगर खत्म हो गया ना तो सितारे और जमीनों में सारी रोशनी गई आपकी। तो असल चीज़ जो है वो कार्डियक स्पाइनल है, मानते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए और भी तो होता यही है कि सेरिब्रम की जो वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी होती है ना, सेरिब्रम को प्लान वही होता है, लेकिन उसको एडवाइस करने वाले और उसको असिस्ट करने वाले कि एक कैबिनेट होती है, समझ लो कि बहुत सारे मिनिस्टर होते, 10 मिनिस्टर होते हैं, उन 10 में से 2-3 जो होते हैं ना वो बाकायदा, जिसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं, अगर 50 की कैबिनेट होगी ना तो 6-8 वो होंगे जो क्लोज एकम्प्लिसेस होते हैं, जो उनके क्लोज एलाइज होते हैं, जिनके साथ वो डायरेक्ट मशवरा करता है प्राइम मिनिस्टर, इसको किचन कैबिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मिनिस्टर के नाम पर कुछ सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं जिनके साथ वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बात करे, 50 के साथ नहीं करेगा, 50 में से साइने ले लेगा, लेकिन 3-4 को बुला के अपने चेंबर में बोलेगा कि ये है मसला, ये बाकी सारे तो साइन कर देंगे, अब मुझे बताओ कि मुझे किस तरीके से ऑर्डर बनाना चाहिए हमारा। 4-5 से करेगा मशवरा, और वो जो 3-4 हैं ना यहाँ पर, उनमें से सबसे बड़ा जो है ना क्लोज यूँ समझ लो वो है सेरिबेलम। दूसरा है वो जो सेरिब्रम के नीचे वाइट मैटर में छोटे छोटे टुकड़े बैठे हुए हैं, बेजल न्यूक्लिया, दूसरे वो हैं, और एक आध और भी जो उसको वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी में असिस्ट करते हैं। और जब असिस्ट करते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, मैंने बताया
सेरिबेलम हुआ है। अब ये है मेरा राइट सेरिब्रम, जो चलते 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 चल आखिर में किधर जाएगा, लेफ्ट पे, तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा। तो सेरिब्रम कंट्रोल द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अब जहां से जैसे हम जाते हैं ना नीचे, अब ये सेरिबेलम है, सेरिब्रम कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, वॉलंटरी एक्टिविटी, तो उसमें किसकी मदद चाहिए, सेरिबेलम की। लेकिन सेरिबेलम की मदद तब चाहिए, तब सेरिबेलम मदद करेगा जब सेरिब्रम सेरिबेलम को उठाएगा, उसको बोलेगा तो मदद करेगा। नौकर को ऐसे ही होता है ना बाबा, जो नौकर होता है उसके जब आप पूछोगे तो ही वो आपको सलाह देगा ना, भाई ये करो, तो वो काम करेगा, खुद ब खुद नहीं करेगा कभी भी। सेरिबेलम को अगर एक लम्हे के लिए भी आप चुप रहोगे तो वो चुप हो जाएगा। आपको सेरिबेलम से काम लेना है तो मुसलसल मुसलसल उसको बोलते रहो, तो वो बोलते रहोगे तो काम करेगा, काम करेगा। आप जा रहे हो, आप राइट, किस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट। लेकिन जो सेरिबेलम होता है, ये आपको पता है कि इट कंट्रोल्स द सेम साइड ऑफ द बॉडी। इसका मकसद है कि मेरा है राइट सेरिब्रम, बॉडी कौन सी कंट्रोल हो रही है, लेफ्ट। तो इस लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सेरिबेलम कौन सा चाहिए, लेफ्ट वाला चाहिए। इसका मकसद ये है कि ये जो राइट वाला सेरिब्रम है, जब ये अपने ऑर्डर लेके नीचे जाएगा तो कैसे चला जाएगा और खुद सोचेगा कि यार सेरिबेलम है, ये तो जानता है ना मेरा नौकर है, तो ये खास आएगा, साथ आएगा कि इसको उठा के जाना पड़ेगा, उसको उठा के जाना पड़ेगा, ये उठाएगा। इसको उठाएगा का मकसद ये कि यहाँ से एक फाइबर बन के जाए कार्टिको स्पाइनल, के एक और भी फाइबर आए, ठीक है ना, एक और भी फाइबर आए, वो क्या कार्टिको स्पाइनल बन के चला जाए कि वो सेरिबेलम की तरफ जाए, सेरिबेलम की तरफ जाए। ये आ किधर से रहा है, कार्टिको स्पाइनल जो राइट से स्टार्ट हुआ है वो गुजर कहां से रहा है, पोन्स से, राइट से ही। तो जो उठाने वाला फाइबर होगा, जो इसको उठाएगा, वो भी कहां से आया होगा, राइट से ही। लेकिन उठाएगा किसको, राइट वाले को कि लेफ्ट वाले को। तो ये चलता रहे कि डायरेक्शन चेंज करे, क्रॉस करे कि ना करे। फाइबर ऐसे कभी क्रॉस नहीं करते। फाइबर जो है ना, आपको पता है नरम होते हैं, वो ऐसे थोड़ी बेंड हो जाते हैं, ऐसे कोई स्टील के थोड़ी बने हुए हैं कि आप ऐसे बेंड कर लोगे उसको। फाइबर ऐसे नहीं क्रॉस करते। फाइबर ऐसे ही चलाते रहोगे ना तो वो सेम साइड से निकल जाएंगे, फिर तो सेरिबेलम को कोई भी नहीं उठाएगा। जबकि मुझे सेरिबेलम को जगा के जाना था, सेरिबेलम आएगा खुद ही, लेकिन जगाएंगे तो आप ना। तो इसका मकसद है कि उसको जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस आप हो नहीं सकते। तो जब आप क्रॉस नहीं हो सकते तो इसका मकसद ये है कि आप जो है राइट साइड पर आपको कोई न्यूरॉन ऑफर किया जाएगा कि आप अपने सिग्नल को उसमें रिले करवाओ। वो जो रिले वाला है ना, जो सेकंड जो न्यूरॉन होगा वो क्रॉस कर जाएगा। ये नहीं करेगा कि आप ऐसे आ गए, ये ऐसे बैंड हो गया, ऐसे बैंड नहीं होते। तो इसका मकसद ये है कि ऐसे फाइबर आपको, ऐसे न्यूरॉन्स आपको कौन ऑफर करेगा, मेडुला, पोन्स या मिडब्रेन। क्यों, क्योंकि आगे से रहता ही वो पोन्स के घर में। तो हम एक सेल बॉडी की कलेक्शंस यहाँ पर ऑफर कराएंगे, और वो सेल बॉडी की कलेक्शन, वैसे आप ये ना समझें कि पोन्स आपका मेडुला ऑब्लांगेटा जैसा पैरामिड वैरामिड नहीं था, ये सब कुछ थे बेचारे के पास। हमने क्या किया, क्योंकि इतने बड़े बंडल आ रहे हैं फाइबर्स के, पैरामिड में से गुजर रहे हैं, समझ लो पोन्स में भी पैरामिड है, वहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन अब पता चला कि ये फाइबर कार्टिको स्पाइनल वाले ही नहीं, उनके साथ और भी फाइबर रन कर रहे हैं, जिनको किधर जाना है, सेरिबेलम में जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो यही खत्म हो रहे हैं, यहाँ खत्म हो रहे हैं। तो क्या एक जगह पे, कि हर जगह पे, कोई ऊपर कोई नीचे कोई यहाँ यहाँ, लेकिन किसकी पूरी लेंथ में, पोन्स की पूरी लेंथ में। और क्या ऐसे ही फाइबर खत्म हो रहे हैं कि हर जगह उनको सेल बॉडी अवेलेबल है। मैं कौन से फाइबर की बात कर रहा हूँ, राइट की कि लेफ्ट की, इस वक्त कहाँ की, राइट की। कार्टिको से स्टार्ट हुए हैं, वो कहाँ के खत्म किए हैं मैंने, पोन्स में, तो उसका नाम पड़ जाता है कार्टिको पोन्टाइन फाइबर्स। लेकिन कैसे कार्टिको पोन्टाइन करके हवा में मैं रिले करा दूं, सेरिबेलम उठ जाएगा मेरे करने पे, नहीं। तो यहाँ पर पोन्स ने क्या ऑफर दी, सेल बॉडीज की एक जगह कि फैला दिया, फैला दिया। तो वो जो फैला दिया है उसको आप यहाँ पे देखेंगे कि फैले कैसे हुए हैं। यहाँ पर ये फाइबर मैं एक जगह रखूं कि फैला दूं पूरे पोन्स में, समझ गए। और इनमें क्या आया है, इनमें रिले हुए हैं ये फाइबर्स, किसके, कार्टिको पोन्टाइन के। और जैसे कार्टिको पोन्टाइन के राइट वाले राइट न्यूक्लिया में, इन न्यूक्लिया का नाम पड़ जाता है पोन्टाइन न्यूक्लिया। और ये पोन्टाइन न्यूक्लिया लेके बैठ जाएंगे। ये आपके बारे इनकी जिम्मेदारी है कि ये फाइबर्स को कहाँ करें, लेफ्ट की तरफ जाएं। अब जो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या अपवर्ड और ऑब्लिकली, डाउनवर्ड और ऑब्लिकली के ट्रांसवर्सली, क्यों, क्योंकि इसके घर में ही तो रहता है यहाँ पर।
तो इनके घर में रहता है। तो ये ट्रांसवर्सली ऐसे आएंगे, और जो ऐसे आएंगे तो ऐसे कैसे आएंगे वो आप देख रहे हैं यहाँ से, इससे निकला ये गया, इससे निकला ये गया, ट्रांसवर्स, इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स। और ये क्या ऐसे ही जाएंगे या ऐसे जाते 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 बैक साइड से जाएंगे, बैक साइड से जाएंगे, क्यों बैक में क्यों जा रहे हैं, वो सेरिबेलम पीछे ही तो है, वो पीछे जाएंगे तो वो देखिए उसके वो जो फिशर है जो इसका सेरिबेलम ऐसे था ऐसे हो गया, तो फिशर में ऐसे मुंह में अंदर चले जाएंगे, जो मुंह में अंदर जाएंगे तो खुल के क्या आस्ता आस्ता पेडंकल बनते जाएंगे, तो इसी का तो नाम है मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। तो ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स पीछे चल के जो कॉम्पैक्ट बन जाते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है क्या, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। और ये फाइबर्स का ओवरऑल नाम क्या है, ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स। क्या ये ट्रैक्ट नहीं है, ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, अंदर ही मौजूद है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, माइलिनेटेड है, तो फिर क्यों नहीं ट्रैक्ट होगा, तो ट्रैक्ट है। कहां से स्टार्ट हुआ है, सेरिब्रम से हुआ है, सेरिब्रम वाला तो यहां आके खत्म हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ है पोन्स से, कहां जाके खत्म हुआ है, तो पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ट्रैक्ट के हिसाब से नाम पोंटो सेरिबेलर। अगर ट्रैक का नाम ना डालो तो ओवरऑल फाइबर का नाम डाल दो, ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स। उठे हैं किधर से, पोन्टाइन न्यूक्लियस से। कौन से पोन्टाइन न्यूक्लियस है, सेम साइड से कि अपोजिट साइड से, पेडंकल, यही मैंने पकड़ा है, पेडंकल न्यूक्लियस अपोजिट पे है ना, तो जाहिर है क्रॉस हुए ना, जाहिर है, तो ये क्रॉस फाइबर्स है। और ये सेरिबेलम में, इसका मकसद ये है कि राइट सेरिब्रम जो मालिक है जाते जाते अपने सर्वेंट को उठा गया है कि नहीं, किसने ये ब्रिज का रोल प्ले किया, तो इसलिए इसका नाम ब्रिज है। तो अगर ये राइट ने लेफ्ट को उठाया होगा तो किसने पोन्टाइन न्यूक्लियाई ऑफर किए, पोन्टाइन ने, तो जाहिर है पोन्स ने किए। और जब पोन्स ने किए तो ये जो फाइबर के इतने बड़े बंडल इधर गए हैं और इस तरीके से ऐसे क्रॉस हुए हैं, तो वो पिरामिड जो था अंदर अगर हुआ भी तो ये क्या नजर आएगा, या दफन हो गया, तो इस तरीके से होगा कि ये बल्ज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर, ये ना समझना कि ये तो सिर्फ आपको सुपरफिशियल मिले हैं, अगर इसकी थिकनेस को पकड़ोगे ना इंटरनल फाइबर्स में अंदर, तो ये जैसे बाल है ना ऐसे, क्या यही है जो 4-6 आपको नजर आ रहे हैं, या अंदर इतना मोटा बंच है, ये ऐसे ही मोटा बंच होता है, जब आप काटेंगे ना आप देखिए इतने मोटा होता है, ये सिर्फ ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर सुपरफिशियल वाले हैं, आपको ऐसे 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 करके जब आप काटेंगे ना तो ऐसा मोटा बल्ज होगा। तो जब ऐसा होगा तो न्यूक्लियाई कम होंगे या बहुत ज़्यादा होंगे, तो जब न्यूक्लियाई इतने ज़्यादा होंगे तो फाइबर्स कम होंगे कि वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसका मकसद ये है कि ये आगे से ऐसे उभर के आ जाएगा, ऐसे ना जैसे ज़मीन के ऊपर कबर उठी हुई होती है ऐसे। यानी मैं अगर ये बताऊँ ना आपको कि ये है मेरा मेडुला और ये है मेरा पोन्स, तो ये सिर्फ पोन्स नहीं है, ये है मेरा पोन्स, एडिशनल फाइबर मैंने किया। और इसमें कौन दफन हो गया, वो जो डिसेंडिंग फाइबर्स थे ना कार्टिको वाले, ये वो ये गए, ये दब गए अंदर, ये अंदर ही दब गए, और जब कट लगाएंगे तब पता चलेगा कि वो अंदर दबे पड़े हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये क्या नजर आ गया, ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स नजर आए। ये जब ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स नजर आएंगे ना, तो नीचे मुझे क्या नजर आया था, पिरामिड, ये साइड से क्या नजर आया था, ओलिव, तो ये जब ऐसे आ जाएंगे ना तो इनके बीच में भी सल्कस नजर आ जाएगी। ये देखें कैसे, ये देखें सल्कस किसके और किसके बीच में, अभी तो बताओ ना, अब सिर्फ मेडुला क्यों कहोगे, पिरामिड और पोन्स है, ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर्स, और ये भी सल्कस तो है ना, ये भी, ये किसके किसके बीच में, ओलिव और ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन है कि अभी तक ये बन चुके हैं इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, क्योंकि अभी जो साइड से आएंगे तो जो कॉम्पैक्ट हो चुके हैं ना, लेकिन ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर भी चलेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ तक वैसे भी मिडिल सेरिबेलर पेडंकल किन चीज़ों से बनता है, ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर से, लेकिन वहाँ जाके उसका नाम तो बदल जाता है ना। तो इसका मकसद है कि ये सल्कस, तो ये 2 सल्काएं जब आपको मिल गई तो इन सल्काएं से उठती हुई अगली 3 और क्रेनियल नर्व्स, जैसे पहली वाली सल्कस ये, और इस सल्कस से 2, क्योंकि अभी 9th देखी थी ना जहां से आपने, तो ये जो आप उठा रहे हैं ना किससे, सल्कस बिटवीन ओलिव एंड दी मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से ये, और सल्कस बिटवीन ओलिव और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से ये भी, और ये वाली आपने दिखाई ये नर्व, ये है मेरी 8th क्रेनियल नर्व और ये है मेरी 7th क्रेनियल नर्व। लेकिन ये वाली जो सल्कस है ना मिडिल वाली, माने कौन सी, पिरामिड और ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन वाली, ये है मेरी 6th क्रेनियल नर्व। 6, 7, 8। और ये जो जगह है ना, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जगह को हम कहते हैं यहाँ पर सेरिबेलो पोन्टाइन एंगल, है कि नहीं, वो सेरिबेलम, ये पोन्स, उसके एंगल है, और इस एंगल पे अंदर घुस रही है कौन, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। और इस जगह से वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व में क्या मौजूद होता है, ये बाहर है, नर्व है तो उसकी माइलिन शीथ चढ़ी हुई है, माइलिन शीथ जो है वो शॉन सेल से, इसका कभी कभी ट्यूमर हो जाता है, शॉनोमा,
और अगर शॉनोमा यहाँ से क्रिएट हो जाएगा तो इस जगह पे आपको इतना बड़ा बल्ज और एकदम से दबाएगा, इसको हम सेरिबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर कहते हैं। और ये सेरिबेलोपोंटाइन एंगल ट्यूमर पे अगर दबाव आ गया तो अब आपका वेस्टिबुलर सिग्नल भी अंदर नहीं जाएंगे, हियरिंग के भी नहीं जाएंगे, यूनिलेटरल डेफनेस भी हो जाएगी और सेम साइड से आपको बैलेंसिंग का प्रॉब्लम भी हो जाएगा। और अगर आपका नसीब और ख़राब है, और जोर लगाया तो सातवीं को भी दबा देगी। हालांकि सातवीं का मसला है ही नहीं प्रेशर की वजह से, और जब प्रेशर की वजह से हो गया तो आपको सेम साइड से फेशियल पैल्सी भी हो जाएगी। यानी किसी पेशेंट को अगर फेशियल पैल्सी हो जाए, साथ में उसका हियरिंग और वेस्टिबुलर प्रॉब्लम भी हो जाए, तो फिर शक होगा कि शायद सेरिबेलोपोंटाइन एंगल में शॉनोमा है। इसको एकॉस्टिक न्यूरोमा भी कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन ट्यूमर है। और इस जगह से हमने ये 3 नर्व्स देखी, और 3 नर्व्स देखी। आप बोलेंगे सर यहाँ से तो 4 नर्व्स निकलती हैं, एक तो और रह गई, कौन सी? छठी से ऊपर 5वीं। वो 5वीं आपको नजर आएगी इस लेवल पे। किस पे? अपर पोन्स पे। अपर पोन्स सुपीरियर एंगल पे ऐसे सींगों की तरह निकली हुई होगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पोन्स के बाद अब जो पोन्स इस तरीके से आपने देखा, तो ये सुपीरियर एंगल पे ऐसे सींग निकले हुए हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी मोटी नर्व यहाँ से निकली है। ये एक नर्व है, ये आपकी 5th नर्व है। ये 5th का सेंसरी रूट निकला है सबसे बड़ा। और सेंसरी रूट बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 3 ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। और वो जो मैंडिबुलर होगा उसके साथ इसका मोटर रूट उसके साथ जाएगा, क्योंकि मैंडिबुलर ही फिर उसमें से मिक्स्ड होगी। ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी जो है वो प्योरली सेंसरी होती है। ये है तुम्हारी ट्राइजेमिनल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व। तो ये 5th क्रेनियल नर्व जो आपने यहाँ पे देख रही है, तो ये 5th क्रेनियल नर्व आपकी कौन सा? पोन से आ रहा है, सेंसरी है और साथ में मोटर भी है, दोनों निकलेंगे। लेकिन सेंसरी बाहर आके 3 में स्प्लिट हो जाएगा और मोटर किसी एक को मिलेगा। और किसी एक को मतलब वो जो मूवमेंट कर रहा है, वो मूवमेंट सिर्फ मैंडिबुलर करती है। मैक्सिला मूव हो नहीं रहा है। आप बोलते हैं ऑफ्थेल्मिक तो मूव हो रहा है। ऑफ्थेल्मिक को पहले 3 क्रेनियल नर्व दे चुके हैं और चौथी भी देंगे क्या? चौथी जो दे रहे हैं वो सेंसरी के लिए दे रहे हैं। आप बोले सेंसरी के लिए ऑप्टिक जो दी है, और ऑप्टिक को विजन के अलावा कुछ उठाती नहीं है। पेन वेन जो हो जाए और मूवमेंट हो जाए तो ये कौन लेगा? उसके लिए हमने नर्व दी है। आधी क्रेनियल नर्व तो आँख के लिए अल्लाह ने दे दी, ऑप्टिक उसके लिए, 3 क्रेनियल नर्व्स मोटर एक्टिविटी के लिए, फिर सेंसरी के लिए ऑफ्थेल्मिक में से हिस्सा उठाया है, और फिर आखिर में आंसुओं को बहाने के लिए 7th क्रेनियल नर्व। और भी एक याद होगी, आधी से ज्यादा नर्व, 6 क्रेनियल नर्व इस पे। ये आंख सिर्फ आंख नहीं है, ये ब्रेन के आंख का तारा है, यूं समझ लो। अपनी 6 क्रेनियल नर्व इसके ऊपर जो है ना वो निछावर की है इसने। 6 क्रेनियल नर्व सिर्फ आंख के लिए। अब सोचो तो सही, 3 नर्व ऐसी हैं, और उसमें से कुछ नर्व तो ऐसी हैं जो एक मसल को सप्लाई करती है, एक मसल। और मसल भी देखो तो क्या ऐसा छोटा सा मसल, एब्ड्यूसेंट ऐसे देखने के लिए पूरा क्रेनियल नर्व उस पे। नखरे देखें आप, आई के नखरे देखें। ये ऐसे नहीं कोई आंख का तारा जो ऐसे बोलते हैं कोई, ये आंख का तारा, ये ब्रेन के आंख का तारा है। आधी क्रेनियल नर्व इसको दी। और ये इस तरीके से यहाँ पर आपको तो आपने यहाँ पे देखा, और जितने फाइबर्स गए हैं ना इसको ट्रांसस्पोंटाइन फाइबर, वो सेम साइड के गए हैं कि अपोजिट साइड पे गए हैं? वो अपोजिट साइड पे जाने की वजह से ये जो मिडिल पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है इसका। इसको हम कहते हैं ग्रूव, उसको कहते हैं बेजिलर ग्रूव। ये चीज़, ये क्या चीज़ है? ये बेजिलर ग्रूव कहलाती है। इस बेजिलर ग्रूव में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एक आर्टरी होती है, उसको कहते हैं बेजिलर आर्टरी। उसका एक्चुअली ग्रूव बेजिलर नहीं है, इसको कहते हैं ग्रूव फॉर बेजिलर आर्टरी। आर्टरियां 2 तरफ से आएंगी, लेफ्ट और राइट से, यहां पर आके मिक्स हो जाएंगी और सिंगल आर्टरी बन जाएगी। आर्टरियां उम्मन हमने 2 में स्प्लिट होती हुई तो देखी हैं, 2 को मिलके एक बनना आपने बड़ा कम ही देखा होगा। उम्मन ऐसी होती है ना, कॉमन जो आर्टरियां होती है कैसे होती है? कॉमन इलियक 2, कॉमन कैरोटिड 2, फलां तो 2, तो ऐसे तो बनती हुई देखी। 2 आर्टरियां मिलके सिंगल बनना इधर आगे देखेंगे। तो 2 छोटी आर्टरियां होंगी तो मिलके बनेगी बहुत जबरदस्त आर्टरी, वो सिंगल, इसका नाम है बेजिलर आर्टरी। और ये बेजिलर आर्टरी यहाँ पे तो ग्रूव फॉर बेजिलर आर्टरी, ट्रांसस्पोंटाइन फाइबर्स, स्पोंटाइन न्यूक्लियाई, sulcus between pyramid and olive, pyramid and transpontine fibers, sulcus between olive and middle cerebral peduncle, और sulcus से निकलती हुई 3 cranial nerves, फिर superior lateral angle पर मोटर और सेंसरी रूट वगैरह वहाँ से स्प्लिट होता हुआ, और ये सब मिलाओ तो क्या मुझे बताओ, क्या ये लग रहा है स्पाइनल कार्ड जैसा? वो अपने मेडुला जैसा ही नहीं लग रहा। स्पाइनल कार्ड तो दूर की बात, वो अपने भाई जैसा नहीं लग रहा। ये है सिलसिला पोन्स का, और ये पोन्स के ये फीचर्स आप देख रहे हैं। आप और ऊपर बढ़ें, और ऊपर बढ़ के आप आ जाएं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन जो है ना, ये टोटल जो इसकी लेंथ होती है ना, ये 1 इंच इतना है और 1 इंच है, तो 1 इंच चौरस होता है, ये स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इंच।
लेकिन ज़ाहिर है एक लेफ्ट पर एक राइट पर है, तो दो मिलाओ तो लेंथ तो वही 1 इंच होगी, लेकिन विड्थ उसकी 2 इंच 2 हो जाएगी। तो ये इतना है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्रेन स्टेम का आखिरी हद है। जैसे ना किसी लैंड में किसी मुल्क का आखिरी गांव होता है जो बॉर्डर के साथ होता बड़ा पसमंदा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगले दूसरे मुल्क के साथ बॉर्डर बना रहा होता है। तो इसका मकसद है कि ये वो जगह है जिसके बाद फोर ब्रेन शुरू होता है। और फोर ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले शुरू होता है? डायनसेफलॉन। और डायनसेफलॉन आगे चल के आपको बताऊंगा कि डायनसेफलॉन ऐसे नहीं है कि ये बस ऐसे पड़ा हुआ है और तुम कंटिन्यूस हो जाओ, कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में इसको बस देखते थे यार ये सीधा ही तो है, तो उन्होंने बोला यार मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन, डायनसेफलॉन, इसको मिला के ब्रेन स्टेम नाम डाल दो। पहले इन चारों को कहते थे ब्रेन स्टेम, बाद में पता चला कि तुम्हारी मत मारी गई है। ये तो डायनसेफलॉन चीज़ ही अलग है। ये डायनसेफलॉन है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ ये है कि ये मेरा हाथ है ना, हाथ के अंदर आपको पता है कि 25, 26, 27 दो बोन होते हैं, लेकिन मिलके हम इसको यूनिट को हैंड कहते हैं। ये डायनसेफलॉन नाम से ज़ाहिर है, डायन है, ये डायनसेफलॉन, ये डबल है। एक साइड से है, सारा ब्रेन डबल है, एक साइड से है, फिर दूसरे साइड से दूसरा हैंड है, दोनों को मैं मिला देता हूं, मिलाता हूं, लेकिन इसके मीडियल सरफेसेस को मैं टच नहीं करता। तो अंदर कैविटी क्रिएट हो गई कि नहीं? तो वो कैविटी, अब उसको जोड़ता हुआ उन कैविटी के वाल्स किसने बनाई? नहीं, इस यहाँ इस मेरे इस एनर्जी में, इस मिसाल में एक हैंड ने, दोनों ने। तो ये दो हैंड्स जिन्होंने इनकी बाउंड्रियां बनाई हैं, किसकी? उस कैविटी की। उस कैविटी का नाम है थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल और 27 बोन, 27 रीजन इस तरफ के और 27 रीजन इस तरफ के, एकदम दोनों मिल गए और साथ में टच नहीं किया, गैप छोड़ी, तो इस पूरे यूनिट का नाम डायनसेफलॉन। ये बात आ गई समझ? इस पूरे यूनिट का नाम डायनसेफलॉन है। और इसके ऊपर बैठा हुआ है क्या? सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर, एक इसके ऊपर, ऊपर नहीं, ऊपर साइड तक, आगे पीछे, इंफीरियरली नहीं। इंफीरियर में डायनसेफलॉन को टच कर सकता हूं। इंटैक्ट ब्रेन में डायनसेफलॉन का सिर्फ इंफीरियर सरफेस विजिबल होता है, बाकी सारा दफन होता है एक साइड से, और ऐसा ही दूसरे साइड से भी। तो इतना बड़ा सेरिब्रम जिसने डायनसेफलॉन को दफन किया, और जब डायनसेफलॉन को मैंने निकाला तो पता चला डायनसेफलॉन तो ये है, तो ये इसकी कैविटी है, थर्ड वेंट्रिकल। इस तरफ अब 27 तो नहीं कहे आप, चलो उसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। ऊपर का बड़ा हिस्सा, इसका नाम थैलेमस है, नीचे का छोटा हिस्सा, इसका नाम हाइपोथैलेमस है। तो क्या हाइपोथैलेमस थैलेमस एक होंगे कि दो होंगे? तो दो थैलेमस होंगे, दो हाइपोथैलेमस होंगे। और ये इस तरीके से यहाँ पर होगा, और उसके बीच में क्या होगा? कैविटी होगी, इसका नाम थर्ड वेंट्रिकल होगा। अब अगर मैं इधर ले आऊं किसको? मिड ब्रेन को। तो मिड ब्रेन और ये आप देखें, शुरू में तो सब ऐसे थे सीधे, तभी तो समझते थे कि यार ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा है ऐसे, और इसके ऊपर क्या आ गया? इसके अराउंड क्या आ गया? सेरिब्रम आ गया। ऐसे सेरिब्रम क्या ऊपर चला गया, क्या बैंड आ गया ऐसे। अब मेरा डायनसेफलॉन सीधा 180 पर है कि मिड ब्रेन के साथ 90 डिग्री पर आ गया है, और सेरिब्रम इसी हिसाब से, तभी तो ये आगे आया। वरना ये ऊपर ऐसे होता, हमारा सर ऐसे होता, ऐसे डेवलप होता, लेकिन आगे आ गया ऐसे, तो ये ऐसे आ गया। तो इसका मकसद ये है कि मेरे मिड ब्रेन का वास्ता डायनसेफलॉन के आगे वाले हिस्से पर है कि पीछे वाले, क्योंकि इसी पे तो बैंड आया। यहां तक आ गया समझ में? अब अगर ये मिड ब्रेन मेरा लेफ्ट और राइट है ना, इसको बिलाखिर इसकी मंजिल कौन है? सेरिब्रम। अगर यही ब्रेन स्टेम सीधा चलता रहता तो मिड ब्रेन भी सीधा निकल जाता, और मिड ब्रेन सीधा निकल जाता ऐसे करके, क्योंकि उसको जाना तो सेरिब्रम में ही है ना। अब से सेरिब्रम में जाना है, इसमें तो बहुत सारे असेंडिंग ट्रैक्स हैं, उन सबको तो थैलेमस में जाना है। भाई थैलेमस भी आ गया ना इधर, क्या इसको सीधा ही जाना है? सीधा ही रखूं, या मैं सीधा रखूंगा तो डायनसेफलॉन बस्ट हो जाएगा? डायनसेफलॉन से तो गुजर के जाएगा, लेकिन कैसे? तमीज के साथ। ऐसे क्या सीधा मैं ऐसे करूं तो डायनसेफलॉन ऐसे रहेगा, डायनसेफलॉन फट जाएगा? इसका मकसद यह है कि मुझे डायनसेफलॉन को नहीं फाड़ना, इससे बेटर है कि मैं खुद ही क्यों ना फट जाऊं। तो ये मिड ब्रेन क्या करेगा?
खुद दो में स्प्लिट होगा। अगर खुद दो में स्प्लिट हो गया तो क्या उसके अंदर सेंट्रल कैनाल नहीं है? क्या है? क्या उसका वाइट मैटर नहीं है? क्या उसके अंदर ग्रे नहीं होगा? सब कुछ वो ये स्पाइनल कॉर्ड वैसा, भाई आपको दिख नहीं रहा है कि वैसा है, अंदर सारे उसके फीचर्स वही हैं जो ब्रेन, जो स्पाइनल कॉर्ड जैसे होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसका आगे क्या होना चाहिए? एंटीरियर मीडियन फिशर है कि नहीं? आगे इसका एंटीरियर मीडियन फिशर है ऐसे। चलो अब मैं क्या करता हूं, एंटीरियर मीडियन फिशर के अंदर छुरी डालता हूं ऐसे। कितनी लेंथ में छुरी डालूं? जितना है खुद पूरे में, कितना है? 1 इंच का है, तो मैं छुरी डालता हूं ऐसे करके अंदर तक मैं डालूंगा, लेकिन मैं थ्रू एंड थ्रू पीछे से नहीं निकालूंगा, मैं अंदर डालूंगा 1/3 तक ऐसे डाल देता हूं, अंदर डाल के मैं निकाल लेता हूं। निकालूंगा तो मैं जब अब स्प्लिट करूंगा तो उसके खुलेंगे दो तरफ, कौन जाएगा? क्या ग्रे? क्या आगे वाइट कॉलम्स? कौन जाएगा? वाइट कॉलम्स जाएंगे, थोड़ा ग्रे भी जाएगा, लेकिन वाइट कॉलम्स ऐसे जाएंगे। क्या पूरा फट गया या उसका 2/3 स्प्लिट नहीं हुआ? आगे का 1/3 खुल गया, आगे का 1/3 खुल गया। और जब आगे का 1/3 खुल गया तो इसमें मैं पकड़ूंगा यहां, तो इधर क्या मौजूद होगा? यहां पर मौजूद होगा जो चीजें आ रही हैं, क्या आ रही हैं कि जा रही हैं, वो भी होंगी। सबसे आगे आगे क्या होना चाहिए? जो कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट था, जो नीचे जाके पिरामिड में था, और पोन्स में किधर था? ये ट्रांसपोंटाइन फाइबर में दबा हुआ अंदर। यहां क्या ट्रांसपोंटाइन फाइबर्स हैं? क्या नहीं। तो यहाँ का दबा हुआ होगा या नहीं? हाँ, ये और बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो थोड़ा सा होगा, स्प्रेड होगा, बल्ज नहीं बनाएगा इतना जितना पिरामिड ने बनाया था, लेकिन होगा तो सही ना। क्या क्या होगा? कार्टिको स्पाइनल नहीं होंगे, कार्टिको न्यूक्लियर होंगे कि नहीं होंगे? क्या कार्टिको पोंटाइन होंगे? वो भी होंगे, वो भी तो नीचे जाके रले हुए हैं ना। तो ये सारे फाइबर्स यहाँ पर मौजूद होंगे जो स्प्लिट हुए हैं, जो ऐसे स्प्रेड हुए हैं यहाँ से, एक तरफ से दूसरी तरफ से भी। इसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं? कौन सा पेडंकल? नाम डालें। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि इसका नाम है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल? वो तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल नहीं है, ये सेरिबेलम में तो जा ही नहीं रहा है, और जा नहीं रहा है तो सेरिबेलम तो आगे है ही नहीं कि जाए भी, जाए अगर उसकी मूड हो भी जाए तो आगे वाले तो सेरिबेलम तो पीछे है और नीचे है। तो अगर इस किस्म का कोई पेडंकल उठा जिसका नाम मैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल डालूंगा तो वो तो बैक में होगा, यहाँ तो नहीं होगा। ये वाला कहाँ जाएगा? ये वाला सबसे पहला काम तो ये करेगा कि ये जो डायंसेफ्लॉन है इसके साइडों से निकल जाएगा, क्योंकि उसको फाड़ना नहीं था, इसको इसके साइड से, तभी तो खुद फटा है, पूरा नहीं सही, थोड़ा ही सही। तो यहाँ से ऐसे गया, दूसरा ऐसे गया, और यहाँ से जाते जाते किसमें जाके इम्पैक्ट हो जाएगा? सेरिब्रल में। इसलिए इसका नाम है सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन। है कि नहीं सही नाम? इसको हम सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन कहते हैं। और अगर ऐसा किया आपने तो वो इंटीरियर मीडियन फिशर रहा कि गैप आ गया? किसके बीच में गैप? किसके बीच में गैप? ये सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन किस चीज का अगर न फाटता तो ये क्या था? एंटीरियर वाइट कॉलम था ना। ये अगर मैंने इसे खोल दिया तो बीच में जगह क्रिएट हो जाएगी, तो किन के बीच में जगह क्रिएट हो जाएगी? एंटीरियर वाइट कॉलम। अब तो कॉलम नहीं नाम है ना, इसका नाम है इसका सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन है ना, तो उस बीच वाले नाम चीज का नाम पड़ जाएगा इंटर पेडंकुलर फोसा। पेडंकुलर क्यों? क्योंकि इसका नाम सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन है। चलो देख लो आप, ये दोनों पेडंकल देख लो। ये क्यों आपको इसको बंडल्स में मैं दिखा रहा हूं? फाइबर्स हैं। कौन से फाइबर्स? कार्टिको स्पाइनल, कार्टिको न्यूक्लियर, कार्टिकोपोंटाइन या सेरिब्रोपोंटाइन, जो भी नाम डालें। सेरिब्रो तो पूरा सेरिब्रम है, लेकिन सेरिब्रम के किस चीज से उठे हैं? वाइट से कि कार्टेक्स से? तो सही मानों में, लेकिन अगर आप चाहें ना सेरिब्रोपोंटाइन तो भी नाम दुरुस्त है, बहुत जगहों पर यह भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेरिब्रम के कार्टेक्स से उठाए हैं तो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे, नहीं है तो चल भी ठीक है, वो भी चलेगा। सेरिब्रोपोंटाइन फाइबर नाम है। तो यहां से ये आपको नजर आ गया। तो देखें ये जो फाइबर यहां से आए ना, ये कार्टिकोपोंटाइन, ये यहां दफन हो गए, फिर दफन हो गए, अब यहां जाहिर हुए किसमें? पिरामिड में, और यहां से क्रॉस हो गए तो ये चले गए कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इन्होंने बचाने के लिए ये, और जो ऐसे गैप हो गया तो ये गैप आ गया। इस गैप का क्या नाम होगा?
इंटरपेडेंकुलर फोसा। ये कहाँ हो गया मौजूद? जहां पे एंटीरियर मीडियन फिशर था, अब फिशर नहीं रहा, इतना बड़ा गैप आ गया। और ये जो गैप आ गया, तो उस गैप के बीच में आप क्या देखेंगे? डायनसेफलॉन का कौन सा हिस्सा? इंफीरियर सरफेस। कौन सा इंफीरियर सरफेस? आगे वाला कि पीछे वाला? पीछे वाला, जाहिर है बैक वाला देखेंगे। तो ये आप देखेंगे, तो ये जो जगह है ना, ये जगह, ये सारी चीजें, ये दरअसल डायनसेफलॉन का इंफीरियर सरफेस देख रहे हैं आप। और यहीं पर फिर आप देखेंगे ये पहली सेकंड क्रेनियल नर्व, तो फिर ये वो सारी चीजें ये चल के ये आप इस तरीके से देख रहे हैं। वो नहीं पढ़, वो जो है वो नीचे। अब आप सिर्फ ब्रेन स्टेम पे नजर डाल रहे हैं और ये देख रहे हैं सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन। और ये जो सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन ऐसे खोला है ना आपने, तो ये जो खुला तो किस कहां एंटर हुआ? ये शरीर फोर ब्रेन में। डायनसेफलॉन के साथ इसका क्या रिलेशन होगा? लेटरली होगा। लेटरली होगा तो समझो डायनसेफलॉन से कोई रिलेशन बस बाहर पड़ा हुआ है। तो असल रिलेशन किसके साथ हुआ? सेरिब्रम के साथ। उसके ग्रे के साथ कि उसके वाइट के साथ? वाइट के साथ। ग्रे तो उसके ऊपर कंबल की तरह लटका हुआ है, वो तो ग्रे तो पेरिफेरल में है। तो घुसा किस में है? ये व्हाइट मैटर में घुसा है। एक्चुअली घुसा है कि व्हाइट मैटर का हिस्सा बन गया, हिस्सा बन गया, ज़ाहिर उसका हिस्सा बन गया, तो व्हाइट मैटर में है ये मौजूद। अब ये जो फाइबर उठाए हैं ना आपने ऐसे करके, तो ये फाइबर नहीं है कि ये सिर्फ तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये हैं। इसकी थिकनेस है अच्छी खासी, देखो कैसे थिकनेस दिखाइए, ऐसे अच्छी खासी इसकी थिकनेस है ऐसे। ये जो बाहर से देख रहे हो ना तुम फाइबर, तो ये ऐसे थिकनेस है ऐसे। तो इसका मकसद है कि इसके जो है ना ये अंदर से ये 3 लेयर्स हैं। किसके? सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन के 3 हिस्से हैं। तो ये ऐसे फाइबर, जो इसके फाइबर सबसे सुपरफिशियल, वो जब जाते हैं ना तो ऐसे नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते, ये ऐसे जाते हैं। जो सबसे सुपरफिशियल फाइबर्स हैं किसके? सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन के। वो व्हाइट मैटर में डायनसेफलॉन के किस जगह पर होंगे? सबसे लेटरल। और वो फाइबर यहां कहां है? तुम्हारा हाथ लगेगा इनको, सुपरफिशियल। जो बीच वाले फाइबर्स हैं वो डायनसेफलॉन में कैसे रिलेट होंगे? उनसे मीडियल, लेकिन अभी भी टच नहीं करेंगे डायनसेफलॉन को। लेकिन वो जो डीपेस्ट फाइबर्स होंगे वो मीडियल ही होंगे। जो टच करेंगे किसको? तो यही वो फाइबर्स होंगे जो डायनसेफलॉन के अंदर घुस जाएंगे। किस में घुसेंगे? थैलेमस में। और यही वो फाइबर्स होते हैं जो नीचे से सेंसरी सिग्नल्स लेके डायनसेफलॉन में घुसते हैं। ये सारे असेंडिंग ट्रैक्स उस वाले 1/3 में होते हैं। जो यहां है सबसे डीपेस्ट 1/3 और वहां है वो सबसे मीडियल 1/3। किसमें घुसा है? थैलेमस में। सारी सेंसेशनें वहां जाती हैं। और जब सारी सेंसेशनें वहां जाएंगी तो उस हिस्से का नाम सेरिब्रल पेडंकल का कौन सा 1/3? डीपेस्ट 1/3 हियर। और वहां क्या? सबसे मीडियल, उसका नाम है टेगमेंटम। क्या बोलते हैं? टेगमेंटम। ये सबसे कौन सा वाला हिस्सा? सबसे डीपेस्ट। सबसे डीपेस्ट ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं। क्या नाम डालेंगे? जो सबसे सुपरफिशियल था उसमें तो अभी भी फाइबर दिखाए मैंने आपको। कौन से? कार्टिकोस्पाइनल, कार्टिकोन्यूक्लियर, कार्टिकोपोंटाइन, ये सब दिखाए हैं ना आपने यहां पर। इसको सबको मिला के बोलते हैं क्रस सेरिब्री। तो सबसे सुपरफिशियल हिस्से का क्या नाम था? क्रस सेरिब्री। तो ये 2 हुए, और इसके बीच में जो सैंडविच होके रह गया ना ये, वो है ये। इसमें सेल बॉडियां पड़ी हुई हैं। क्या सिर्फ सेल बॉडियां कि इसके फाइबर्स ऊपर गए हैं? ठीक है ना। तो ये ट्रैक डेवलप हो गया, वो फाइबर्स ऊपर गए हैं और वो वहां आके कहां रुके हैं? किधर हैं वहां पर? इंटरमीडिएट है। डायनसेफलॉन के क्या रिलेशन है इसकी? इंटरमीडिएट। सबसे अंदर टेगमेंटम था जो, वो कहां था? वो डायनसेफलॉन में अंदर घुस गया। ये जो बीच में रह गया ना ये, वो वहीं रुका रहा। तो वो जो सबसे लेटर था वो किधर गया? सबसे लेटर जो था वो ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। किधर? कार्टेक्स में। और कार्टेक्स में क्या किया उसने? क्या रिले किया कि शुरू ही वहीं से हो रहा है? एक्चुअली हम जो चढ़ रहे थे ना, हम ये सोच रहे थे कि ये शायद असेंडिंग है,
उधर जाके जो मैंने देखा कि इस फाइबर, देखो फाइबर में मेरा हाथ है तो मुझे तो पता ही नहीं है कि ये फाइबर सिग्नल ऊपर लेके जा रहा है कि सिग्नल नीचे लेके आ रहा है। मेरे तो लिए फाइबर है, मेरी तो रस्सी में हाथ है, पता नहीं ये रस्सी नीचे आ रही है कि ऊपर जा रही है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन पता चला कि ऊपर सेल बॉडी बैठी हुई है। इसका मकसद ये कि इस फाइबर में सिग्नल नीचे आ रहे थे। ये दरअसल डिसेंडिंग ट्रैक था, जिसकी सेल बॉडी किधर बैठी हुई है, सेरिब्रम में बैठी हुई है। तभी तो इसका नाम डाला था हमने क्रस सेरिब्री। ये सेरिब्रल क्रस है, ये सेरिब्रल बॉडी है, क्योंकि इसके सारे फाइबर की सेल बॉडियां सेरिब्रम के कॉर्टेक्स में बैठी हुई है। ये सब डिसेंडिंग ट्रैक्स थे, ये वाले आगे। टेगमेंटम डिसेंडिंग कैसे हुआ? टेगमेंटम ने तो रिले किया है, तुम्हारी सारी सेंसेशन ने ईमानदारी से लेके थैलेमस को दी है इसने। ये तो उधर जाके जब मैंने थैलेमस में अंदर दाखिल हुआ तो ये रिले कर रहे हैं, तो ये तो था ही असेंडिंग। तो टेगमेंटम इज कंपोज्ड ऑफ असेंडिंग ट्रैक्स, क्रस सेरिब्रम इज कंपोज्ड ऑफ डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो बीच वाले ने क्या किया? बीच वाले ने व्हाइट मैटर में आके वहीं पर बोला कि यार मैं थक गया हूं, मेरी जान छोड़ो। तो ऐसे कैसे जान छोड़ें? जो लेके आए हो तुम सेल बॉडियां नीचे बैठा के यहां रखा है तुमने, सेल बॉडियां ये तुमने फाइबर्स लेके आए हो, तो किसी को हैंड ओवर करो। तो ये कहां बैठा हुआ है? डायंसेफ्लॉन में ये आ नहीं रहा, सेरिब्रम तक ये पहुंच नहीं रहा, तो सेल बॉडियां और कहां मौजूद है? व्हाइट मैटर के अंदर कुछ सेल बॉडियों के कलेक्शंस बैठे हुए हैं वहां पर भी। ग्रे मैटर के नाम पर सिर्फ कॉर्टेक्स नहीं है, ग्रे मैटर के नाम पर छोटे छोटे टुकड़े व्हाइट में भी बैठे हुए हैं। ये समझ गए? जमीन के नाम पर ये सिर्फ ये लैंड नहीं है, समंदर के बीचों बीच भी छोटे छोटे जजीरे हैं, ये भी ड्राई लैंड है। तो इसका मकसद है कि ये क्या कॉर्टेक्स ही है सब कुछ, या व्हाइट मैटर में भी छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों का नाम है बेजल न्यूक्लिया। ये तो सुना हुआ है ना आपने, इसको बेजल न्यूक्लिया बोलते हैं। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट वाला पोर्शन आके व्हाइट मैटर में है, तो क्या इसको कोई परेशानी है कि यहाँ पर भी उसको रिले करा के अपने हाथ डालने वाला, वहाँ पे भी सेल बॉडी कलेक्शन है, तो ये किस में डाल देता है? बेजल न्यूक्लिया में डाल देता है। और जब मैंने इन पे नज़र डाली है तो इनके सेल बॉडियों के अंदर यहाँ पर ह्यूज डोपामीन सीक्रेशन और डोपामीन सिंथेसिस होती है। इस वजह से जब भी हम स्टेन करते हैं ये ब्लैक कलर देते हैं। ट्रैक क्यों नहीं है? ट्रैक का नाम डालता हूं ना अभी। ट्रैक हर चीज जो बंडलों की शक्ल में जा रही है वो ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? अंदर जो बंडल जा रहे हैं वो ट्रैक्स ही है ना, और क्या है? तो ये भी क्या है? ये अभी सेल बॉडी की कलेक्शन है। उस सेल बॉडी की कलेक्शन को जब मैंने देखा वो ब्लैक कलर का है, तो उसका नाम डाल दिया ब्लैक सब्सटेंस, सब्सटेंशिया नाइग्रा। और इनके न्यूरॉन्स में क्या बैठा हुआ है अंदर? क्या पड़ा हुआ है अंदर? डोपामीन। क्या डोपामीन बस ऐसे पड़ा हुआ है? क्या इसके बंडल फाइबर्स जो ऊपर गए हैं और उन्होंने जाके बेजल न्यूक्लिया में रिले करवाया है? उस बेजल न्यूक्लिया बहुत सारे होते हैं, और एक बहुत बड़ा बेजल न्यूक्लियस है जो जबरदस्त है वहां पर, उसका नाम है कार्पस स्ट्राइटम। ये सुना होगा आपने, नाम आगे करेंगे भी, बड़ा मशहूर है कार्पस स्ट्राइटम। उस कार्पस स्ट्राइटम को कंट्रोल करने के लिए ये है, क्या दे रहा है उसको? सिग्नल। ऐसे सिग्नल कि न्यूरोट्रांसमीटर डाल रहा है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामीन। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या देता है? डोपामीन। तो नाइग्रा से जो डोपामीन उठेगा तो इस ट्रैक्ट के जरिए किस में डाला जाएगा? बेजल न्यूक्लिया, कार्पस स्ट्राइटम में। तो वो भी न्यूक्लियस है, बेजल न्यूक्लियस है। तो ये क्या न्यूक्लियस नहीं है? ये भी न्यूक्लियस है। नाम इसका सब्सटेंशिया नाइग्रा, डोपामिनर्जिक न्यूक्लियस है। किसको जाके स्टिमुलस दे रहा है? कार्पस स्ट्राइटम को। तो ट्रैक्ट नहीं बन गया क्या ये? कहां से कहां? सब्सटेंशिया नाइग्रा से कहां तक? कार्पस स्ट्राइटम तक। तो नाम डाल दो नाइग्रो स्ट्राइटल ट्रैक्ट। नहीं डाल सकते? डाल दे आप नाम। ये भी असेंडिंग ट्रैक। यकीनन ये भी असेंडिंग ट्रैक हुआ। आप बोले सर असेंडिंग तो सारे सेंसरी होते हैं, भाई ज़रूरी थोड़ी है असेंडिंग सेंसरी हो, क्योंकि 99% असेंडिंग ही होते हैं सेंसरी, इसलिए हम हर असेंडिंग ट्रैक को, सेंसरी ट्रैक को असेंडिंग समझते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग तो कोई वर्ड ही नहीं है। असेंडिंग डिसेंडिंग हो तो फिर आप नाम ही क्यों डालते हो? तो सेंसरी में कहीं कोई डिसेंडिंग भी हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये क्या है? नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट। तो उसकी सेल बॉडी, उसके टर्मिनल्स पे क्या रिले हो रहा है? डोपामीन। अगर ये नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट में ट्रैक्ट तो चलो काम कर रहा हो, अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा ही काम ना करे और डिजनरेट हो जाए तो डोपामीन की सप्लाई खत्म हो जाएगी, और डोपामीन की सप्लाई खत्म हो जाएगी तो पेशेंट को हो जाएगा पार्किंसंस डिजीज।
फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, जाहिर है ओरिजिनल की ख़त्म हो गई है तो डुप्लीकेट की बनवाओ, ताला तो खोलना है, तो बाहर से डोपामिन की सप्लाई दे दें। डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन नहीं देते क्या, तो यहाँ डोपामिन भी दे दें। फिर डोपामिन की सप्लाई के लिए हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहा, क्योंकि उसकी फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई हैं, डिजेनरेट हो गए हैं, तो पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है। या तो ऐसा करो, या कार्पस स्ट्राइटम के ऊपर जो रिसेप्टर लगे हुए थे वो तो जिंदा है ना, भाई तुम्हारी चाबी गुम हो गई है ना, ताला तो नहीं ना गुम हुआ, तो ताला तो पड़ा है ना, तो क्या करो, उस ताले के लिए एक चाबी ले आओ जो ताले को खोल दे बस। और खोलने के लिए क्या करना है, खोलने के लिए तुम सीधा सीधा उन रिसेप्टर्स को क्यों नहीं स्टिमुलेट कर देते, तो आप कोई ऐसा केमिकल ले आओ जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे। भाई ताले को थोड़ी पता है कि ये ओरिजिनल की है कि ये कोई डुप्लीकेट की है, वो जो ताले वाला आएगा ना वो उसको पिन से ही खोल देगा, ताला खुल जाता है खुशी से। ताला के बोलता है कि ये क्या है, पिन, ये मेरी चाबी ऐसे थोड़ी होती है, क्या बदतमीजी क्या कर रहे हो, वो खुल जाता है ताला, वो पिन से ही खुल जाता है। वो चालाक होता है, उसको पता होता है। तो साइंसदानों को पता है कि ये रिसेप्टर हैं, ये ऐसे पिन से खुल जाते हैं, तो वो पिन से खुल जाते हैं, तो पिन ईजाद करो, या तो उन लोगों ने पिन ईजाद कर दिए, वो डोपामिन है ही नहीं, वो उसको धोखा दे देती है, वो खुल जाते हैं तो फिर डोपामिन, मेरे पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं रिसेप्टर एगोनिस्ट। फिर तुम्हें रिसेप्टर खोलना है ना, ज़रूरी कि उसकी शक्ल चाबी जैसी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इट इज़ लाइक दिस। मेडिसिन ऐसे, ड्रग्स ऐसी ईजाद होती हैं, इनको पढ़ा हुआ है इन लोगों ने, बरसों लगे हैं, इनको पढ़ा है, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा है, उनको चाबी ये केमिकल डाल के, केमिकल से खोला है ना ये डोपामिन को थोड़ी देते हैं, वो केमिकल, वो ताले को थोड़ी पता है किस चीज़ से। तो इट इज एक्चुअली लाइक दिस। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से भी क्रेनियल नर्व्स निकलेंगी, भाई ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम का ऐसा नहीं है क्या, तो यहाँ से भी। अब कितनी नर्व्स, क्योंकि नर्व्स टोटल ब्रेन स्टेम से निकलती है 10 हैं, तो दो और, तो इसका मकसद है कि लोअर लेवल से निकलेगी चौथी और अपर लेवल से निकलेगी तीसरी को ऑक्यूलोमोटर कहते हैं और चौथी को कहते हैं ट्रोक्लियर। यहां से कितनी नर्व्स निकलेंगी, जो मैं फ्रंट से देखूंगा तो कितनी नर्व निकलेंगी, कितनी, एक। क्यों, क्योंकि यहां से वाहिद नर्व एक है जो बैक से निकलती है, तो जहां से टोटल निकलती हैं 2, तो आगे से निकलेगी ही एक, और वो जो आगे से निकलेगी थर्ड, तो थर्ड निकलेगी लोअर मिड ब्रेन से कि अपर मिड ब्रेन से। अब सोच रहे हैं, जाहिर है 3 और 4 है, तो जाहिर है तीसरी ऊपर होगी ना, जाहिर है ये हैं ही ऊपर 3, 4, ये नर्व्स के जो नाम डले हुए हैं ना, ये अपने लेवल के हिसाब से डले हुए हैं। तो अगर तीसरी और चौथी है तो हु विल बी इमर्जिंग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, जाहिर है थर्ड। और वो जो थर्ड है वो यकीनन फ्रंट से, और फ्रंट में है क्या, 2 क्रेस सेरिब्री, 1 पेडेंकिल, तो कहां से निकलेगी, पेडेंकिल से, सारी इंटरपेडिकुलर फोसा से। कितने, 2 पेडेंकिल, 1 इंटरपेडिकुलर फोसा, ये देख लो, ये क्या निकल रही है, ये थर्ड नर्व है तुम्हारी ऑक्यूलोमोटर नर्व, किधर से निकली, इंटरपेडिकुलर फोसा से। कहां से, ये क्रेस सेरिब्री के मीडियल बॉर्डर के करीब से। क्या यही है कि इसके थोड़ा लोअर लेवल पे चौथी भी होगी, आपने चौथी तो निकल ही नहीं रही है, चौथी पीछे से निकल रही है, वो बैक से नजर आएगी, लेकिन घूम के वो आएगी फिर से ही फ्रंट में, अटैचमेंट वहां से होती है। तो देखो ये टर्न करके, ये देखो पीछे से मुंह निकाल के यहां से आ गई, क्योंकि निकले भली पीछे से, लेकिन वो बैक में जाएगी नहीं, निकलेगी, सब आएंगी फेस की तरफ, तो ज़रा टर्न ले लेगी यहाँ से। ये यूनिक नर्व है, यूनिक है अपने 3 खूबियों की वजह से। नंबर 1, दिस इज द ओनली नर्व दैट इमर्जेस फ्रॉम द फ्रंट, सॉरी फ्रॉम द बैक, ऑल द नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द फ्रंट। ये 10 में से 9 फ्रंट में, और वो जो दिन को नर्व्स मान ही नहीं रहे हैं वो भी फ्रंट में, क्योंकि नोज आगे, आंखें आगे, तो वो भी फ्रंट में। तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट में, सारे फ्रंट है। ये वाहिद बैक में है नंबर 1, ये भी काफ़ी नहीं है। ये नर्व वो है जो सिर्फ एक मसल को सप्लाई करती है, ऐसी तो एब्ड्यूसेंट भी है, ये भी यूनिक है इस हिसाब से, बैक में भी इस हिसाब से। जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कायनात में किसी नर्व में नहीं है, जो इसमें है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नर्व है, ये तीसरी चीज़। लेकिन जो चौथी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, जो किसी नर्व में नहीं है, किसी स्पाइनल में नहीं, किसी भी क्रेनियल नर्व में नहीं, शायद यूँ समझ लो कायनात में किसी भी नर्व में नहीं, जो खूबी इसमें है वो ये है कि जितनी भी नर्व्स आपने उठाई हैं, जितनी भी उठाएंगे, ये 31 एक तरफ से, 31 दूसरी तरफ से, फिर यहाँ से 11, ये जो भी नर्व उठती है, अगर ये मैंने लेफ्ट नर्व उठाई तो इसकी सेल बॉडियाँ कहाँ मौजूद होंगी, सेम साइड के अपोजिट साइड, सेम साइड। किसी की आपने देखी थी कोई अपोजिट साइड पे हो, किसी की नहीं, सवाए इसके। ये नर्व जो है
अगर ये राइट है, जो राइट से निकली है ये को, तो इसकी सेल बॉडी जो है अंदर से जाके ट्रेस करेंगे तो अंदर पता चलेगा कि इसका न्यूक्लियस जो है वो लेफ्ट में बैठा हुआ है। आपसे यहां तो मुझे क्रॉसिंग नजर नहीं आ रही, ये क्रॉसिंग इनसाइड से ही क्रॉस होकर निकली है, ये बाहर से क्रॉस नहीं होती, इनसाइड से क्रॉस होती है। इसका न्यूक्लियस जो है ये कंट्रालेटरल साइड पर है। ऐसा कहीं नहीं है, किसी भी पूरे बॉडी के अंदर कहीं ऐसा नहीं है, यहां है। इसको थर्ड आई भी कहते हैं कभी कभी, या आपको बताऊंगा आगे चल के इसका दूसरे एनिमल में क्या बड़ा रोल है इसका, ये उल्टा कैसे हो गया है, ये किस तरीके से इसका रोल होता है, ये देखेंगे जब अब टाइम मिलेगा। यहाँ इसकी जरूरत है नहीं वैसे, तो इसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर नर्व, यूनिक है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, ऑन द बैक साइड, सप्लाइज ओनली वन मसल। इसमें तो ये शेयर करती है अब एब्डिसन के साथ, वो भी ऐसे ही थे, लेकिन उसका न्यूक्लियस थोड़ी अपोजिट साइड पर है, वो थोड़ी बैक में है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, ये आपको फिर बैक में वहाँ ज़्यादा नजर आएगी। तो इसके अंदर सिर्फ फ्रंट से नर्व, लेकिन टर्न करके ये अराउंड द क्रस सेरिब्री ऐसे करके फिर ये सीधा आपके चली गई आई के अंदर, क्योंकि ये आई में आपको पता है सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है। ये हैं फ्रंट के फीचर्स, अगर आप इसको काउंट करेंगे ना तो ये आपको तकरीबन ये समझ लोगे मतलब 20, 25, 30, 40 फीचर्स फ्रंट से आपको आपके मुट्ठी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में कल क्लास है आपकी, ताकि ये इसका एक्सटर्नल फीचर्स जो है ना ये 2 क्लासेस के अंदर ख़त्म हो जाए फ़ौरन। इसको हम उल्टा करेंगे अब ऐसे, यही डायग्राम यहीं लगा रहेगा, इस डायग्राम को हम कल डिस्कस करेंगे। और जैसे ये डिस्कस हो जाएगा आपको आइडिया हो जाएगा कि जब मैंने इसका इंटरनल सेक्शंस अंदर से काटूंगा ना, अंदर से दिखाऊंगा, तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि इसको मुझे किस किस जगह से मुझे काटना है। ठीक है ना, वो खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। वो जब आपको आइडिया हो जाएगा कल की क्लास में, तो अगली जो क्लास होगी वो होंगे इंटरनल फीचर्स। और इंटरनल फीचर्स से जिस जिस जगह पर आप मुझे कहोगे कि यहाँ यहाँ से काटना है, तो ये डायग्राम्स फिर मैं यहाँ लगाऊंगा इंटरनल फीचर्स के। असल पढ़ना है अंदर के अंदर खेल क्या चल रहा है। वीडियो भेज दूंगा ना, वीडियो भेज दूंगा, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा इसका सीरीज़ कायम रहे, तो जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि इंटरनल फीचर्स जो है ना फिर वो थोड़ा टाइम ना ले लें कहीं। देखना, हाँ, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, मैं दोबारा करा दूंगा वो, ठीक है ना। तो मैं कल आपको रात को भेज दूंगा इसकी वीडियो, और वीडियो आप देख लेना, और वीडियो देख के फिर उसमें से देखना कि कहीं से भी आपको कोई डिफिकल्ट, अब आप बैक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बैक में इतना कुछ है ही नहीं खास। असल है जब हम इंटरनल फीचर्स में जाएंगे, क्योंकि ये 90% इसका फ्रंट में है, पीछे इसका 10-15% मुश्किल से है। पीछे तो कुछ है ही नहीं, नर्व है ही नहीं पीछे, सिर्फ ये सेरिबेलम को उठा के फेंकना है, वो फेंक के उसको तो पढ़ना बाद में वैसे ही है। यहाँ सिर्फ देखना है कि मैं हटाऊंगा तो पीछे से मुझे क्या नज़र आया, क्या नज़र आना है, एक नर्व वो भी बता चुका मैं, तो बाकी जितना है इतना कुछ खास ही नहीं है कुछ। तो कल इतनी क्लास लंबी होगी भी नहीं वैसे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में